أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all doctors to once again another seminar on assessment and management of substance misuse in primary healthcare settings. मेरा नाम डॉक्टर हुदा शुएब है and I'm the course coordinator of Diploma in Family Medicine with integrated postgrad certificate course on mental health and research for universal health coverage. So let's have a brief recap of what we had covered last seminar. I hope I'm clear to everyone. Sorry, audible to everyone. If one of you can raise your hands, please. Thank you. Thank you, Dr. Sana. Thank you. So we'll only have 5 minutes because today this seminar is a bit lengthy one. So पिछले सेमिनार में जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स पे थी और हमने कॉमन प्रेजेंटेशंस पढ़े थे मेनिया हाइपोमेनिया और बाइपोलर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स पे। मेनिया क्या होता है? मेनिया जो होता है वो एलिवेशन ऑफ मूड होता है, उसमें आपकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है और ओवर एक्टिविटी के फीचर्स होते हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंस के आइडियाज होते हैं, ग्रैंडियोसिटी होती है। हाइपोमेनिया में क्या हो सकता है कि 3 या ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लिनिकल फीचर्स के जो कि 4 दिन तक लास्ट करते हैं और ये थोड़े लेस सिवियर होते हैं एज कम्पेयर टू मेनिया, लेकिन एबनॉर्मल मूड से थोड़ा डिफरेंट होते हैं और इसकी जो है सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग पे इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये जो आपके बाइपोलर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होते हैं वो एटलीस्ट 2 एपिसोड्स होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो हाइपोमेनिक मेनिया या मिक्स्ड हो सकते हैं विद रिकवरी यूजुअली कंप्लीट बिटवीन द एपिसोड्स। इस इन तीनों के शेयर्ड फीचर्स इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में साइकोटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंस मिसयूज है और फिजिकल इलनेसेस हैं। अगर हम बाइपोलर के असेसमेंट की बात करें तो वो अलहदा से नहीं होते, बल्कि पेशेंट जो होता है वो इनिशियली कॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ साइकोसिस के साथ आता है, जिसमें उसके मल्टीपल जो होती है प्रेजेंटेशन हो सकती है, उसका एजिटेटेड मूड हो सकता है, उसकी इंक्रीज एक्टिविटी हो सकती है, बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन है सिम्टम्स की। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने उसकी हिस्ट्री लिया है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है, लेबोरेटरी फाइंडिंग से देखा है तो डिलीरियम के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे और वो किस वजह से, किसी इन्फेक्शन या सेरेब्रल मलेरिया, डिहाइड्रेशन, कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। तो अगर ये इस वजह से है तो इसको आपको इमरजेंसी में रेफर करना होगा ताकि स्पेशलिस्ट गाइडेंस और इनको मिल सके पेशेंट्स को। लेकिन अगर ये जो है किसी और मेंटल हेल्थ कंडीशंस की वजह से नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें ये देखने की जरूरत है कि इनको डिमेंशिया, डिप्रेशन, कोई ड्रग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल तो नहीं है। तो अगर ये सिम्टम्स इसकी तरफ जा रहे हैं, इनकी वजह से हैं, तो फिर इनको हमें स्पेशलिस्ट के पास जो है वो रेफर करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर सारी चीज़ें जो है ये इसका कॉज नहीं है तो फिर हमें ये देखना है कि इज द पर्सन हैविंग एनी एक्यूट मैनिक एपिसोड, और उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि उसका जो है वो सिम्टम्स हैं वो 1 वीक से लास्ट कर रहे हैं और उसके एलिवेटेड और इरिटेबल मूड है, और डिक्रीज नीड फॉर स्लीप है, इंक्रीज उसकी एक्टिविटी है। तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं इस केस में कि ये बायपोलर डिसऑर्डर या मेनिक एपिसोड है। अगर हमारी हिस्ट्री इस पे पॉजिटिव जाती है तो हमें प्रोटोकॉल 1 को फॉलो करना चाहिए। और प्रोटोकॉल 1 में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आप साइको एजुकेशन करें, वो मरीज को भी जो बीमार है और उसके केयरर्स को भी। इसके अलावा जो है फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पेशेंट को देंगे। अगर पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स पे है तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो मेनिक सिम्टम्स को मजीद एग्रीवेट करते हैं। ट्रीटमेंट हम बिगिन कर सकते हैं लिथियम के साथ, वेलप्रोएट के साथ, कार्बामाजेपिन के साथ या किसी भी और एंटीसाइकोटिक्स के साथ। और जो शॉर्ट टर्म जो है वो 2 to 4 वीक्स मैक्सिमम जो है वो हम दे सकते हैं। और बेंजोडाइजेपिन्स हम साथ में एडवाइस करेंगे अगर इनका बिहेवियर डिस्टर्बेंस है, कोई एजिटेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रमोट हम करेंगे ऐसे पेशेंट्स को फंक्शनिंग इन डेली एक्टिविटीज़, इंश्योर करेंगे कि पेशेंट की भी सेफ्टी हो और इसके केयर्स की भी सेफ्टी हो। रेगुलर फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पेशेंट्स। रिहैबिलिटेटिव सपोर्ट देंगे इन द कम्युनिटी और रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथन सोशल सपोर्ट्स। इसी तरह इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो हमने पीछे भी बात की है,
psychoeducation is most important thing. Then we'll move to reducing stress and strengthening social support, promoting daily activities, ensuring safety in the community and mobility community support. और last जो है वो pharmacy की treatment इसमें आ जाती है. फॉलो अप में हम जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि जो मरीज दवाइयाँ ले रहा है वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर वो पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो उसके फॉलो अप को कंटिन्यू रखें और उसकी ट्रीटमेंट जो हुआ है वो एटलीस्ट 2 साल तक जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. अगर जो मरीज है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो दवाई ले भी रहा है या नहीं ले रहा. अगर वो दवाई नहीं ले रहा तो हमें अप्रोप्रिएट इनिशिएट ट्रीटमेंट उसको देनी चाहिए और उसके बाद उसको रिव्यू करना चाहिए साइको सोशल इंटरवेंशंस और एवेलुएट करना चाहिए फॉर एनी मेडिकल प्रॉब्लम्स. अगर पेशेंट जो है वो इम्प्रूव कर रहा है तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जो मेडिकेशन की डोज है वो मिनिमम 4 to 6 वीक्स तक हो. And if on typical effective dose of medication for 4 to 6 weeks तो with no improvement तो फिर हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम दूसरी मेडिसिन पे स्विच ऑन कर दें. अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स स्टिल पुअर है तो हमें कंसल्ट करना चाहिए स्पेशलिस्ट के साथ. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रूटीनली मॉनिटर ट्रीटमेंट. कोई साइड इफेक्ट के लिहाज से एडहेरेंस को रिव्यू करें, उसकी डोजिंग को. लास्ट है कि हमने मेडिकेशन को डिसकंटिन्यू कब करना है. उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की जरूरत है कि हैज द पर्सन बीन इन फुल रिमिशन ऑफ सिम्टम्स विद नो एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर एटलीस्ट 2 years. और अगर ऐसी ही बात है तो फिर आपको पहले पर्सन के साथ उसके केयर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए डिसकंटिन्यूशन ऑफ मेडिसिन के लिहाज से. इसके अलावा स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब जो है वो मरीज 2 साल की ट्रीटमेंट ले चुका हो और ग्रेजुअली रिड्यूस करें ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स टू मंथ्स. और अगर जो है पेशेंट्स को रिमिशन जो है वो हो रही है या उसको कोई एपिसोड आ गया है बाइपोलर डिसऑर्डर्स का तो फिर रूटीन फॉलो अप और मॉनिटर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है इसमें. और इसमें स्पेशल पॉपुलेशन का खास ख्याल रखना चाहिए जिसमें वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं. और मैनिक एपिसोड्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स मतलब अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उनमें वैल्प्रेट, लिथियम और कार्बामाजेपिन को आप अवॉइड करेंगे. इसके अलावा जो है एडोलेसेंट्स और ओल्डर एडल्ट्स में भी जो है वो लोअर डोज इज रिकमेंडेड. नेक्स्ट विल कम टू द समरी ऑफ अटेंडेंस एंड रिजल्ट्स ऑफ पोस्ट सेमिनार क्विज. हमारे पास टोटल एनरोल्ड जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो 162 हैं जिसमें पिछले सेमिनार में 93 लोगों ने इसको अटेंड किया था और 95 लोगों ने पोस्ट सेमिनार को इसको सबमिट कराया था. हमारे पास 2-3 ऐसे रिजल्ट्स हैं जिस पे थोड़ा डिस्कशन करने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ आंसर्स पोस्ट सेमिनार के बाद भी सेम आ रहे थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. अगर ये क्वेश्चन देखा जाए कि व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एक्यूट मेनिया. अच्छा, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज किया है लिथियम के साथ क्योंकि एक्यूट मेनिया के ट्रीटमेंट में लिथियम जो है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेकिन यहाँ उन्होंने पूछा है कि अगर सिवियर बिहेवियरल डिसऑर्डर भी हो एसोसिएटेड विद तो बिहेवियर के लिए बताया हुआ था कि आप बेंजोडाइजेपीन्स जो है वो साथ में रिकमेंड करते हैं. तो इसके लिए इसका आंसर जो करेक्ट है वो हेलोपेरिडोल एंड क्लोनाजिपैम है. The other question is what is the first line treatment for antipsychotic medications in patients not currently on any treatment for acute mania. तो इसका आंसर है second generation antipsychotics. And the other question was what is a significant challenge in treating depressive episodes in bipolar affective disorder. तो इसका आंसर है rapid cycling induction. रैपिड साइक्लिंग इंडक्शन से हमारी मुराद ये है कि 4 या 4 से ज़्यादा मेनिक, हाइपोमेनिक या डिप्रेसिव एपिसोड्स हों जो 1 साल में आ चुके हों. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रैपिड साइक्लिंग इंडक्शन है जो सिग्निफिकेंट चैलेंज आता है डिप्रेसिव एपिसोड्स जो कि बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर्स में आते हैं. जी डॉक्टर उस्मान, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? आई थिंक ये थोड़ा सा इस वाले सवाल पे आई थिंक इट वाज अ बिट ट्रिकियर because maybe the stem is not absolutely clear in that sense कि what are we really asking for. और मैं समझता हूँ कि क्लिनिकली जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ठीक है कि आप रैपिड साइक्लिंग इंडक्शन की तरफ ले जा सकते हैं मरीज को, लेकिन द द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे दैट आई वुड थिंक ऑफ हेयर इज मेनिया की प्रिवेंशन. क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स का जो यूज़ है ना बाइपोलर डिसऑर्डर में
उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप डिप्रेशन को ट्रीट करते, मतलब आप बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेशन को ट्रीट करते करते मैनिया को ना इंड्यूस कर दें। क्योंकि जब आप एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो वो एकदम से मेनिया ट्रिगर कर देती है। तो मे बी आई थिंक इट्स अ बिट ट्रिकियर, तो आई वुडंट टेक इट सो। एंड आई थिंक ये, और ठीक है, वो रैपिड साइकिलिंग की बात भी है, क्योंकि इन रिटर्न जो है उसका नतीजा ये निकलता है कि रैपिड साइकिलिंग भी आ जाती है। तो देर आर टू थिंग्स इन हेयर विच कुड हैव बीन पुट इन टू क्वेश्चंस एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। सो डिस्कशन एंड कमेंट्स, आई थिंक ये वो क्वेश्चंस थे जिस पे थोड़ी कंफ्यूजन थी, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेमिनार के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें नंबर 1 इज टू लर्न द कोर सिम्टम्स एंड कॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ सब्सटेंस मिसयूज डिसऑर्डर एंड इट्स इम्पैक्ट। We'll also learn how to perform assessments for substance misuse, recognize when and how to manage a person with substance misuse, outline the initial treatment for substance misuse, and learn how to plan and perform follow-up for substance misuse disorder. आज की जो ट्रेनिंग सेमिनार की आउटलाइंस हैं उसमें फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंस मिसयूज, next will be the substance misuse assessment and management, then we'll have a 10 minutes comfort break. After that we'll proceed with substance misuse management protocols and follow up, then we'll discuss about the emergency presentations, then we are going to have a 15 minutes Q&A session and closing remarks, और end में आप लोगों को ट्रेनिंग सेमिनार क्विज और फीडबैक के रिलेटेड जो है वो गाइड किया जाएगा कि इसको कब सबमिट कराना है। So I now request Dr. Syed Usman Hamdani to continue with today's seminar, or as you all know that Dr. Usman Hamdani has postdoctorate child and adolescent psychiatry from UK, and he did his PhD also in psychiatry. He's assistant professor of psychiatry and global mental health. He's also the founding director of Global Institute of Human Development, Shifat Amir Millat University, and he's the course director of postgrad certificate course on mental health and research for universal health coverage. So over to you, Dr. Usman. Thank you, Dr. Huda. Assalamu alaikum, everyone. Before I go into the introduction of this topic today, I'll take a minute to actually thank everyone who I had the opportunity to interact with over the last week. So, मेरा ख्याल I have talked to about 35 people, and I must say that I found all of them to be extremely motivated, committed, and driven, and they are doing great contribution to this program. And I'm sure that together we shall translate these contributions and learnings to the patient improvement. और वो जाहिर है आपकी करियर डेवलपमेंट और प्रोफेशनल प्रोग्रेशन के ज़रिए होगी। तो मेरा जो ईमान है वो बहुत बढ़ गया है आप लोगों से बातचीत करके, और आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज एज वेल, जहाँ पे हम मिलके जब क्लिनिकल और रिसर्च प्रैक्टिकम की तरफ जाएंगे। एंड वी रियली हैव अ गुड आइडिया ऑफ एवरीवन्स लाइफ सिचुएशंस नाउ, और आप लोगों के वर्किंग सर्कमस्टांसेस में। तो वी लुक फॉरवर्ड के टू पुट टुगेदर दोज प्लान्स एंड वर्क टुगेदर। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक एवरीवन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बैच ऑफ कैंडिडेट्स जिनके साथ मैं ओवर द नेक्स्ट वीक बातचीत कर रहा हूँ। So that is what I wanted to start it with. Next slide, Dr. Huda. अच्छा, सब्सटेंस अब्यूज, मैं चाहूँगा कि एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन इफ़ यू कुड शेयर योर रिफ्लेक्शंस ऑन कि जब आप सब्सटेंस अब्यूज को सोचते हैं तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है, आप लोगों का भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या है, और कोई की चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि आज के सेमिनार में हम ज़रूर बात करें या हाईलाइट करें जो आपके लिए अहम है। तो if you have any comments, thoughts, please put them in the Q&A. अगर आप में से कोई बात करके भी बताना चाहता है तो please raise your hand and Dr. Huda will give you the mic. So I would like to hear from you. I'll stay quiet for like 30 seconds. Sir, Dr. Tahir wants to, I जी think, share. Dr. Tahir. Ji, Dr. Tahir, you can talk to us now. You can unmute yourself, please. Assalamu alaikum. Thank you everyone in the faculty.
डॉक्टर हमदानी, मैं एज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो मेरे लिए बहुत अलार्मिंग है, that many of the students in the university, they are now they are involved in this substance misuse. और कम्युनिटी में जो मैंने देखा है उसमें ये है कि इवन द पुअर पीपल मे बी ड्यू टू स्ट्रेसेस वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो इन दो एरिया, क्योंकि पहले मैं सिर्फ उन लोगों को समझता जिनको मैं कहता था शायद दे आर क्रिमिनल माइंडेड पीपल, लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स इज अलार्मिंग। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर ताहिर, आपने दो बहुत अहम पॉपुलेशन ग्रुप्स को हाईलाइट किया है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, और सॉरी दूसरा आपने बताया था। लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग। हाँ हाँ हाँ, और डेफिनेटली दे आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वाला जो मामला है वो तो ये कि हम ओवरऑल एक सोशल चेन से गुजर रहे हैं, और जो हम उस सोशल चेन से गुजर रहे हैं उसने हमारे सोशल फैब्रिक को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है। हम इकोनॉमिकली एक बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारी तमाम सोशल, कल्चरल, रिलीजियस सारी चीज़ों पे आया है। और अ, आप लोगों ने, जैसे कि हमने एंजाइटी की मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, कि दिस इज़ वन ऑफ द पुअर कोपिंग स्ट्रेटजीज। और कोपिंग के लिए जाहिर है आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, सोशल नेटवर्क्स होते हैं, हेल्दी ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजन की सपोर्ट होती है, फैमिली की सपोर्ट होती है, लेकिन जब जिसे उर्दू में कहते हैं ना, नफ्सा नफसी का आलम होता है, और तो वो जाहिर है चीज़ें काफ़ी डिसरप्ट हो जाती हैं। और आई थिंक दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन इट। और ये जो दोनों आपने पॉपुलेशन ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं, अब जाहिर है यूनिवर्सिटी के स्टेज पे जब हम लोग होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं और अर्ली एडल्ट्स बन रहे होते हैं, तो हमारा एक आइडेंटिटी बन रही होती है। और आइडेंटिटी हम तभी किसी चीज़ के साथ अपनी लिंक अप कर पाते हैं जब हमारी सोशल, मोरल, रिलीजियस, सोसाइटल वैल्यूज़ होती हैं कोई। और इस तरह के एक ट्रांजिटरी फेज के अंदर जो है ये वैल्यूज़ बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे हैं। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जैसे आपको पता है हर शख्स पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि कोई शख्स इस आइडेंटिटी में अब वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिलेटेडनेस महसूस नहीं कर पाता, जो एक चीज़ का मकसद होता है। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत ब्रॉडर बड़ा इशू है। और सब्सटेंस अब्यूज जो है, मतलब देयर कैन बी सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट, बट दिस इज हाउ आई लुक एट इट, कि दिस इज मोर रिलेटेड टू द होल काइंड ऑफ डिसरप्शन दैट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। सो डॉक्टर सादिया, आपने जो सवाल किया है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एड्रेस करेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को। डॉक्टर अस्का ने पेशेंट का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो नेल्बिन की एडिक्शन से डेथ हुई। डॉक्टर ईसा नदीम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मटेरियलिज्म की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ता है, और फिर लोग। डॉक्टर महविश ये कह रही हैं कि students and doctors also in this substance misuse many other people with low socioeconomic. I would like that we get guidance on how people probe in this topic and good counseling tips as we do non-pharma to advise them to think of stopping it and then to how to manage it. Dr. Mavish, you have hit the nail on its head. This is exactly what we are going to be talking about, and I think this is a good comment to now deep dive into the lecture. So this is exactly how what we are going to work with you on today. जब हम सब्सटेंस यूज़ की ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में आता है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जो प्रिवेलिंग ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं वो, डॉक्टर सरिता कह रही हैं कि कोकेन का मिसयूज़ भी काफ़ी कॉमन है। और डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक कह रहे हैं that do keep reporting to us on regular intervals. So कुछ इनके पास केसेस हैं जो गाहे बगाहे आते रहते हैं। उन्हें बेंजोडाइजेपीन्स चाहिए होते हैं, उन्हें ओपिएट्स चाहिए होते हैं, आके पैसे भी मांगते हैं कि दवाई लेनी है, ड्रग्स लेनी है, नशावर चीज़ें लेनी है। और जाहिर है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसके ऊपर खामोश बैठी हैं। बिल्कुल, जैसे आप लोग अलूड टू कर रहे हैं ना कि ये एक ब्रॉडर सोसाइटल इशू है, और कोई शख्स जब इस तरफ चला जाता है ना, तो वो एक फेलियर है बेसिकली सोसाइटल नॉर्म्स का, फैब्रिक का, वैल्यू सिस्टम का। देखिए ना, कोई शख्स किस
कब इधर तक पहुंचेगा। उसको घर से वो तवज्जो नहीं मिली, उससे वो वैल्यू सिस्टम नहीं मिला, उसे वो प्यार नहीं मिला, उसे वो टेंशन नहीं मिली, उसकी तरबियत ठीक ना हो पाई, उसे स्कूल के अंदर ये सब कुछ ना मिल पाया, उसकी लार्जर कम्युनिटी ने उसका सेफगार्ड नहीं कर सके। फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग थे जो इतने हार्मफुल सब्सटेंसेस को ला के लोगों में फैला रहे हैं। जस्ट मतलब आप सोचें जरा एक मोमेंट को कि कौन वो लोग होंगे जो ये ड्रग्स बेचते हैं। मतलब उन्हें पता है कि ये पूरी नेक्स्ट जनरेशन को तबाह कर देगी, और स्टिल दे डू दिस। तो मतलब मैं ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं वो प्रोग्राम जो है एक सुल्तान अब्दुल हमीद वाला, क्योंकि वो सल्तनत उस्मानिया से रिलेटेड है और यूके आके बंदा थोड़ा सा हिस्टोरिकल और कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को देखता है। तो उसकी एक एपिसोड में मैं देख रहा था कि वो ये बता रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स जो थे वो उसको डिसमेंटल करना चाहते थे उस्मानी सल्तनत को, तो वो उनके एक्चुअली वैल्यू सिस्टम को ही टारगेट कर रहे थे। और ये उनकी हाईएस्ट लेवल पे कंस्पिरेसी की गई जब ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया गया यूथ के अंदर, बिकॉज दे एक्चुअली वांटेड टू डिस्ट्रॉय द नेक्स्ट जनरेशन। और हम देखते हैं कि एक्चुअली यही सब कुछ है, मतलब अनफॉर्चुनेटली, और इसका नतीजा तो आई वुड सी सब्सटेंस यूज इन अ मच लार्जर पिक्चर, in a much bigger context, in terms of its causation, in terms of how it happens, why it happens, and who does it impact and why it impacts them. तो हमारा एक बहुत अहम रोल है, नॉट जस्ट मेडिकल कम्युनिटी बट ऑल्सो पीपल ऑफ फेथ। मतलब हम मुसलमान हैं, हमारा एक दीन है, ईमान है, वैल्यू सिस्टम है, और ये चीज़ उस सब का फेलियर के तौर पे सामने आती है। कोई भी शख्स जो इन तमाम वैल्यूज़ में बिलीव करता है, हमारे दीन ने हमें बहुत स्ट्रिक्टली मना किया है हर किस्म की नशावर चीज़ से। इस बारे में तो किसी की कोई फिक्र होगा, वो कभी भी किसी फिक्र में इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी हार्मफुल थिंग। सो दैट वाज अ कॉन्टेक्स्ट दैट आई आल्सो वांटेड टू सेट इन योर। और मैं असल में इसको इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यू शुड सी दिस एज योर रोल, नॉट जस्ट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कि ओहो मैंने इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दैट्स नॉट जस्ट योर रोल, देयर इज मच बिगर थिंग एट स्टेक हियर। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ह्यूमन, आपका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो जस्ट नॉट, डू नॉट जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ मेडिकल परस्पेक्टिव। नेक्स्ट। अच्छा, ये ना डिफरेंट ड्रिंक्स हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं यूके में होने के बावजूद मुझे इनका कख नहीं पता, और ये सिर्फ मैं रट्टे के तौर पे ही देखता हूँ कि जो आपकी ये होती है ना फुल स्ट्रेंथ बियर, इसमें 4.9% अल्कोहल होती है। इसी तरह आप डिफरेंट ड्रिंक्स देख सकते हैं कि जो स्पिरिट्स हैं उनमें डिफरेंट होती है, प्री मिक्स में डिफरेंट होती है। ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई शख्स आके आपको बताता है कि मैं बियर पीता हूँ, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि सबसे कम अल्कोहल की परसेंटेज है उसके अंदर। और जब वो बताता है कि ओवरऑल वो हफ्ते में कितनी कंज्यूम करता है, तो आपको अंदाज़ा होगा फिर कि इसका ओवरऑल अल्कोहल की कंजम्पशन कितनी होती है। लेकिन मैं आपको रफली ये बता सकता हूँ कि ना ये आप समझ सकते हैं कि ये 3-4 से लेके और 12-15% तक अल्कोहल होती है इन ड्रिंक्स के अंदर। तो एंड दैट इज हाउ इट प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट्स। लेकिन आप इसको वैसे देख लीजिए, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो। किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो ज़्यादा देखता है, लेकिन मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट है बस। नेक्स्ट। ओपियाइड्स हैं, आपको पता है, लोग अनदर सब्सटेंस, लोगों को अल्कोहल का नशा होता है, लोगों को ओपियाइड्स का होता है। नेक्स्ट। बेंजोडाइजेपीन्स वेरी कॉमनली अब्यूज्ड, आप हमने इस पे काफ़ी बात की है, पहले भी की है। नेक्स्ट। कैनाबिस चर्च, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फिर इसी तरह जो स्टिमुलेंट्स हैं, कोकेन, मेटाम्फिटामीन्स, एम्फिटामीन्स, दैट इज़ आल्सो यूज्ड, जो ज़्यादा आप यूथ के अंदर और यंग लोगों में और यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं। नेक्स्ट। और फिर खाट है, और इसी तरह की और भी दूसरी लोकल चीज़ें होती हैं जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट। टोबैको, मोस्ट कॉमनली यूज्ड अब्यूज्ड सब्सटेंस। आपको मालूम है कि हाउ इट इम्पेक्ट्स अस बहुत बड़े तरीके से। देयर हैव बीन सो मेनी थिंग्स जो कि यूज़ की जा रही हैं, और
इसको अब तो काफ़ी गवर्नमेंट के लेवल पे, पहले जब हम बड़े हो रहे थे आपको याद होगा उस टाइम तो वो बेंसन एंड हेजेस का इश्तिहार आता था बकायदा, वो बड़े एडवेंचरिस्ट के तौर पे दिखाते थे उसको कि बेंसन एंड हेजेस पी के आप बहुत एडवेंचर कर सकते हैं। क्रिकेट के जो स्टेडियम होते थे उनमें वो मेलब्रो जो है वो ग्राउंड के ऊपर लगा होता था, उसकी टी शर्ट्स होती थी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आई थिंक उस लेवल पे टोबैको को अब कंट्रोल कर लिया गया है कि ये कम से कम ग्लोरीफाई नहीं किया जाता उस तरह से मैस मीडिया के अंदर। लेकिन स्टिल आई थिंक इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट। और बिल्कुल डॉक्टर मविश ठीक कह रही हैं कि वेप और ई सिगरेट्स जो हैं, ये मैं यहाँ यूके में देखता हूँ, ये जो यहाँ कॉलेजेस हैं मेरे घर के करीब, में अपने बेटे को छोड़ के स्कूल से आ रहा होता हूँ, तो तमाम तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पर, वो अपने इस कॉलेज का टाइम शुरू होने से पहले ग्रुप्स में खड़े होके ये ई सिगरेट्स और वेप्स जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। और दिस इज़ मच मच मोर हार्मफुल देन एक्चुअली सिगरेट्स। सो डॉक्टर महविश आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग कि अब जो है वो दौर में इसमें भी कुछ इनोवेशंस आ गई हैं। इसी तरह जो शीशा है, आपके शीशा कैफेज हैं, मतलब दैट्स अनदर स्टिल बिग प्रॉब्लम। और लोग ये यूज़ क्यों करते हैं? पहला, जैसे कि किसने कहा है, डॉक्टर सजीला फुरकान ने, कि इट्स अ क्लास सिंबल, कूल लगने के लिए। और यूथ में अगेन देखें, मैं सबसे अहम बात जो मुझे लगती है इसमें वो ये है कि ना, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं आपको एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, आप किससे अपने आप को रिलेट करते हैं। आप अब अगर अपनी वैल्यू में, फैमिली में, रिलीजन में, इफ़ यू टेक प्राइड इन देम, तो यू डोंट नीड टू लुक फॉर थिंग्स आउटसाइड। आपके घर से आपको बताया जाता है कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप मुसलमान हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप के फादर डॉक्टर हैं, या वटेवर, जो एक वैल्यू सिस्टम होता है ना, वो बड़ी अहम चीज़ होता है आपको ग्राउंड करने के लिए। और आप उस वैल्यू सिस्टम, आपकी मोरल कंपस होती है जो आपको जिंदगी में लेके आगे चलती है। तो सबसे अहम चीज यही है। और ये जो लोग फिर कूल वाला और क्लास सिंबल के तौर पे इसको देखते हैं, तो दैट इज वेयर इट ऑल गोज रॉन्ग। और दूसरी चीज ऑब्वियसली पुअर स्ट्रेस कोपिंग। लोगों को अपने ज़िंदगी के जो स्ट्रेसेस हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं ठीक करना आता, तो वो खुश रहने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, दर्दों से निजात के लिए, जो ओपियाइड्स वाले होते हैं वो ज़्यादा दर्द की वजह से करते हैं। और फिर पीयर प्रेशर, ये जो स्कूल्स का मसला है, 100% पीयर प्रेशर वाला मसला है। जो लोग उनमें लगता है कि जो कूल है वो सारे सिगरेट्स पी रहे हैं, वेप कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन जो नहीं पी रहा। और फिर कुछ लोगों को स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इसलिए बेंजोडाइजेपिन यूज करना शुरू करते हैं, देन दे फॉल इनटू दिस। और फिर खास तौर पे हमारे लोगों में बड़ा, मतलब वैसे समझते भी हैं कि जैसे आप अगर यूके में हैं या गोरों के साथ हैं, या जो हमारे लोग सोशल क्लास में मूव करते हैं, तो लोग कहते हैं कि जब तक आप उनके साथ पियेंगे नहीं ना अल्कोहल, तब तक आप उनमें अपने आप को होमोजेनाइज नहीं कर पाएंगे, और वो अपने आप को, आपको मुकाम नहीं मिलेगा, और आप आगे नहीं जा सकेंगे। और आपकी तो, मतलब देयर सो मेनी पीपल आई नो हेयर के अदरवाइज दे आर गुड मुस्लिम्स, लेकिन वो इस वजह से पीते हैं कि वो गोरों के साथ सोशलाइज करना चाहते हैं। और इसी तरह जो हमारी पाकिस्तान की कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं लीड की, वो उनके साथ सोशलाइज करना चाहते हैं, तो वो इसलिए पीते हैं कि वो लोग आपस में कॉन्फिडेंट महसूस करें एक दूसरे के साथ। सो दैट दीज आर ऑल डिफरेंट causes और motivations why people use this. Next. अच्छा, अभी डॉक्टर साहिबा ने पूछा था ना ये डिफरेंट टर्म्स क्या होती हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ है ना वो है एट रिस्क यूज़। एक और जो मैं कंसेप्शन आपको चाहूँगा ना, आपको क्लैरिटी हो, वो ये है कि एटलीस्ट एकेडमिकली और टेक्स्ट बुक की हद तक, और नॉट बीइंग अ मुस्लिम, अगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ, तो लोग ये यहाँ पे भी होता है कि जी रिक्रिएशनल यूज़ तो फाइन है, कभी कभी वैसे ही दोस्तों के साथ गए, कोई ऐसी सोशल पार्टी है, कोई क्रिसमस आ रही है, कोई फलां है, तो थोड़ा बहुत ओकेजनल पी लिया तो ये ठीक है। तो ये लोग ना उसको नॉर्मल समझते हैं क्योंकि ये इनके कल्चर का हिस्सा है, मतलब दैट इज हाउ इट इज। बियर, अल्कोहल, वाइन, ये सारी चीजें इनके कल्चर का हिस्सा है, लेकिन जाहिर है हमारे में स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अब ये जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, ये इनके कल्चर के हिसाब से है, हमारे हिसाब से तो वैसे ऑब्वियसली फर्क बात है, और ये प्रोफेशनल या एजुकेशनल के तौर पे मैं बात करने लगा हूँ। अब ये लोग ना किसी को एट रिस्क यूज कैसे कब कहते हैं, कि जब कोई शख्स नॉर्मल ओकेजनल यूज या सोशल या कल्चरल यूज के अलावा वो उससे ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाए, और उससे रिस्क होना शुरू हो जाए कि अब ये जो अल्कोहल है या सब्सटेंस है, ये इसके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को डैमेज करेगा।
तो अब ये कहते हैं कि ये ना ये कोई डिस्क्रीट पॉइंट नहीं होता, ये नॉर्मल कंजम्पशन और हार्मफुल यूज के दरमियान एक स्पेक्ट्रम में बात है। अब आप देखें ना, ये हमारी टेक्स्ट बुक जो है, जाहिर है ये इनकी तरफ से लिखी गई है। तो ये कहते हैं कि नॉर्मल कंजम्पशन भी एक चीज़ होती है। बतौर मुसलमान नॉर्मल कंजम्पशन कोई चीज़ नहीं होती, मतलब देयर इज़ नो कंजम्पशन अलाउड इन इस्लाम अबाउट दिस थिंग, सो दैट इज़ आवर वैल्यू सिस्टम, आवर कल्चर सिस्टम। लेकिन इनके हिसाब में नॉर्मल कंजम्पशन होती है, और नॉर्मल कंजम्पशन से हार्मफुल यूज़ के दरमियान की जो कैटेगरी है ना, वो एट रिस्क यूज़ है। तो ये इस पे कह रहे हैं कि डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, बल्कि वो उसकी सिचुएशन और एसोसिएटेड बिहेवियर्स के साथ भी रिलेट करता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स वैसे सोशल ओकेजन्स पे अल्कोहल पीता है, लेकिन उसको अब ये पी के ना वो इस चीज़ को नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कोई शख्स यहाँ अल्कोहल पिएगा ना तो वो ड्राइव नहीं करेगा। लेकिन अब अगर किसी शख्स ने पी है और उसके बाद वो ड्राइव भी करना चाहता है, तो ये एक रिस्की बिहेवियर है उसके साथ एसोसिएटेड। तो वो ये कहेंगे कि ये बंदा ना एट रिस्क यूज है, यानी इसने इतनी पी ली, या इसे अपनी सोशल उसका ख्याल नहीं रहा कि इसका डैमेज इस तरह से होगा कि नाउ इट इज ऑल्सो गोइंग टू हार्म दिस पर्सन। सो ये इसको एट रिस्क यूज की कैटेगरी कहते हैं। सो वन स्टेप फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द हार्मफुल यूज इज द एट रिस्क यूज की कैटेगरी। नेक्स्ट। अब असेसमेंट, हम ना इसमें एमएच गैप की ये तस्वीरें इसलिए लगा देते हैं क्योंकि एक मेरा मकसद ये भी है कि आपको ना जो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उससे फेमिलराइज कर दूं। एंड आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद दोबारा एमएच गैप खोलें ना, पढ़ें ना, देखें ना, लेकिन स्लाइड्स आर ऑलवेज इजी टू लुक एट। तो अब आप अगर आप इसको देखें कि अगर आपके पास कोई शख्स आता है सब्सटेंस यूज़ का, तो आपको किन किन चीज़ों से निशानदेही हो सकती है इसकी। तो डेफिनेटली अगर कोई शख्स अल्कोहल पी के आता है या अदर सब्सटेंस से, तो आपको उसकी स्लर्ड स्पीच से, उसकी सिडेशन से, उसके बिहेवियर से फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा। या अगर आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और आपने उसके इंजेक्शन मार्क्स देखे, आपको उससे भी अंदाज़ा हो सकता है। आपके पास कोई एक्यूट बिहेवियरल इफेक्ट से आ रहा है विड्रॉल के सिम्टम्स के साथ, एजिटेशन, रेस्टलेस, वॉमिटिंग, इस तरह की इरिटेटेड बिहेवियर, आपको उससे भी अंदाज़ा हो सकता है। फिर आपको ना किसी के सोशल फंक्शनिंग में डिटेरियोरेशन से अंदाजा हो सकता है कि बंदा ठीक ठाक था, अचानक उसको क्या हुआ है कि वो हर चीज़ में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले नहीं कर रहा, फैमिली की उन पे नहीं आ रहा। अगर नॉर्मल अपने रूटीन में था, सोशलाइज करता था, वो उसने कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो बंद होके अपना सब्सटेंस यूज के बिहेवियर्स में चला गया है। इसी तरह अगर आप प्राइमरी के फिजिशियन और कोई शख्स आपका लिवर डिजीज के साथ आता है, जो आपको कुछ नहीं समझ आता कि इसके एबनॉर्मल लिवर एंजाइम्स क्यों आ गए, देन दिस शुड ट्रिगर सम थॉट। अगर किसी को जॉन्डस हो गया है, अगर आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, आपको पेल्पेबल लिवर मिल रहा है, उसका एसआईटीज मिल रही है, आपको इस तरह की डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यार इसकी बाकी और कोई कंडीशंस नहीं है, तो इट मस्ट बी सब्सटेंस अब्यूज, जिसकी वजह से इसके ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। इसी तरह वॉकिंग पे, फिर इसी तरह जो इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया, लो प्लेटलेट काउंट, जो मीन का प्लस वॉल्यूम है एमसीवी, वो अल्कोहल के यूज के साथ बढ़ा हुआ होता है। तो आप सीबीसी देख रहे हैं और आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया मिल रहा है, प्लेट प्लेट काउंट कम मिल रही है, और एमसीवी बड़ा मिल रहा है, सो दिस अलूड्स टू कि ये अल्कोहल का है। कुछ लोग इमरजेंसी में प्रेजेंट होंगे इनके इंटॉक्सिकेशन या ओवरडोज के साथ, सो दैट इज अनदर वे दैट यू कैन फाइंड दीज पीपल। और तो वो यही कहते हैं कि जो लोग ये यूज़ करते हैं, जाहिर है उन्हें पता है, खासतौर पे हमारी सोसाइटी में, कि ये इलीगल है, सोशली इनअप्रोप्रिएट है, तो लोग बताते नहीं है। तो एज अपोज टू यहाँ पे तो लोग आराम से बता देते हैं कि ये पीता हूँ, ये खाता हूँ, ये यूज़ करता हूँ, ये रिक्रिएशनल है, इतना है और इतना नहीं है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट्स वेरी ट्रिकी, इट्स वेरी सेंसिटिव। तो आपको इन चीज़ों से अंदाज़ा हो सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स इंजरी के साथ आया आपके पास, गिरा हूँ जी, टक्कर लग गई है जी, तो ऑब्वियसली वन थिंग्स कि यार ऐसे ही तो नहीं गिर जाते, ऐसे ही तो नहीं टक्कर हो जाती। तो इट माइट बी कि वो इंटॉक्सिकेटेड थे, विड्रॉन थे, किसी वजह से ऐसा हुआ है। और इसी तरह अगर आपको हेप बी सी का कोई पेशेंट है, तो इट माइट बी वन रीज़न फॉर देम कि हो सकता है कि दे माइट बी यूजिंग सब्सटेंसेस और इसकी वजह से उनको ये हुआ हो। तो अब जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है कि वो कहते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग ना करें। ये ना हो कि अगर आपके पास कोई शख्स आता है और आप जो है ना उसको जज करना शुरू कर दें, यू विल डू मोर हार्म देन गुड। ये मत किएगा। और जो भी आपके पास वैसे, मतलब एज अ गुड प्रैक्टिस, हम जब कोई भी पेशेंट आता है उससे हिस्ट्री लेते हैं, तो उससे पूछते हैं ना इन कॉन्फिडेंस, अच्छा कोई सिगरेट सिगरेट पीते हैं आप, अच्छा कोई सिगरेट के अलावा कोई निस्वार, कोई और चीज़, मतलब यू अलाउ देम इन अ कल्चरली अप्रोप्रिएट वे
तो बिल्कुल उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये ऐसे करते हैं। डॉक्टर महविश ये कह रही हैं कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है वो उसकी एक वजह अल्कोहल की यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। और उसका जो जीजीटी रेज्ड नज़र आ सकता है आपको, बिल्कुल आ सकता है। और उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये अल्कोहल की वजह से है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर महविश, थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर हुदा। अब इसी से हम आगे चलते हैं कि ये लोग इमरजेंसी में किस तरह से आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट, तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन आपने पूछा था ये क्या होता है। कि ये वो, अब देखें जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये हमारे लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट इसलिए नए या डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमारे लिए ये नॉर्म नहीं है, हमारे लिए नॉर्मल नहीं होता सब्सटेंस लेना या अल्कोहल पीना। तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन का कंसेप्ट ये है कि फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज जो रिवर्सिबल स्टेज पे हैं, लेकिन आपने ज्यादा क्वांटिटी में सब्सटेंस ले लिया जिसकी वजह से आप ओवरडोज हो गए हैं एक तरह से उस टाइम के लिए। तो ये ट्रांजिएंट कंडीशन होगी जिसमें आपने कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस लिया है। कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, परसेप्शन, बिहेवियर, ये सारे इम्पेक्ट हो जाएंगे आपके। और स्पेसिफिक जैसे अल्कोहल होती है उसमें आपको वो लड़खड़ाते हुए आएंगे और डिसइनहिबिटेड होंगे, गालियां दे रहे होंगे, बदतमीज हुए हुए होंगे बिल्कुल। इसी तरह जिसने कोई एलएसडी लिया हुआ है उसमें यूफोरिया होगा, सेंसरी डिस्टॉर्शंस होंगी उनको। और इसमें प्लेयरेबल इफेक्ट्स भी होते हैं और अनप्लेयरेबल इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये डिपेंड करते हैं कि उसने लिया क्या है, उसने डोज में कितनी ली है और उसका रूट क्या था। तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन बेसिकली वो हाई वाला टाइम होता है, जैसे नहीं कहते कि इसको चढ़ी हुई है, जब उसके बिल्कुल ऐसे सब्सटेंसेस का असर उसके ऊपर आ रहा है और वो सोशल, कॉग्निशन, बिहेवियर, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस की एक ऑल्टर्ड स्टेट में है, लेकिन ये ट्रांजिएंट होगी। जब नशा उतरेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शख्स है जो नॉर्मल कंज्यूम करता है, एक शख्स है जो एट रिस्क था, एक शख्स है जिसने एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में आ सकता है, एक शख्स है जो ओवरडोज के साथ है। सो द यूज ऑफ एनी ड्रग, अब किसी को आपने बेंजोडाइजापीन दिए, उसने ओवरडोज कर ली, ज्यादा ले ली, अल्कोहल ज्यादा मिकदार में पी ली, कोकेन ज्यादा मिकदार में ले ली, सो दैट्स एन ओवरडोज। नेक्स्ट, और इसके एक्यूट एडवर्स फिजिकल और मेंटल इफेक्ट्स होंगे। अब फिर विड्रॉल क्या होता है। ये होता है कि जब किसी का, जैसे हम कहते हैं कि नशा उतरा है, सेट ऑफ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस सिम्टम्स, जब एब्रप्ट सिसेशन होती है या रिडक्शन होती है इन द डोज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। और वो शख्स जो है उसको फॉर अ लॉन्गर टाइम इन हाई एनफ डोजेस ले रहा था कि उसकी जो जिस्म है और उसका जो दिमाग है वो उस पर डिपेंडेंट हो गया। और ये कहते हैं कि जो विड्रॉल के सिम्टम्स हैं ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस के सिम्टम्स से उलट होते हैं। क्योंकि वो चीज़ जो, जिस तरह एक लहर होती है ना, जब वो टाइड आती है और फिर जब वो वापस जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह जो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस ने आपके जो एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और एंडोफिन्स हैं और वो सारी चीज़ें जिनको हाई किया हुआ था, अब जब वो बिल्कुल हटेंगे और तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो उनके होने से था उन साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस से। सो दैट इज अ विड्रॉल के सिम्टम्स। नेक्स्ट, तो वो ये कहते हैं कि जब फिजिकल डिपेंडेंस हो जाए, आपकी बॉडी के सेल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी ड्रग के ऊपर, तो जब उसको वो नहीं लेगा तो उसके ऑपोजिट इफेक्ट्स उसके आने आना शुरू हो जाएंगे। और ये हर ड्रग के लिहाज से स्पेसिफिक हैं। और अल्कोहल, ओपिएट्स, निकोटीन, बेंजोडाइजेपीन, एम्फिटामीन, कोकेन, ये सारी की सारी चीज़ें विड्रॉल सिम्टम्स कॉज करती हैं। और अगर किसी को विड्रॉल हो रहे हैं और उसके साथ उसे सीजर्स हो जाते हैं, उसे डिलीरियम हो जाता है या उसे साइकोटिक फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो दिस पिक्चर बिकम्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। और फिर नॉर्मली दे एंड अप इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड देन यू आर एबल टू लुक एट देम एंड देन सी कि ओके इनकी ड्रग हिस्ट्री थी, ये वाला सब्सटेंस ले रहे थे, फिर इनको सीजर्स हो गए या डिलीरियम में आ गए या साइकोटिक फीचर्स आ गए, एंड देन यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम। नेक्स्ट, तो विड्रॉल सिम्टम्स होते क्यों हैं। तो होता ये है कि अल्लाह ताला ने अगेन हमारी बॉडी में ना एक सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं होम्योस्टेसिस, नॉर्मल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो जब कोई शख्स बाहर से वो चीज़ लेना शुरू, जैसे आप लोगों को सबसे आसान मिसाल है कि आप हाइपोथायराइडिज्म के लिए थायरॉक्सिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको पता है ना कि बॉडी नहीं प्रोड्यूस करी, आप दे रहे हैं, तो आप देखते हैं कि टीएसएच नीचे चला जाता है क्योंकि हमारा ये रेगुलेटेड सिस्टम है। इसी तरह जब आपका विड्रॉल
क्यों आएगा? क्योंकि जब आप किसी को ये सब्सटेंसेस ओपियाइड्स बेंजोडाइजापीन्स यूज कर रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट इस तरह करती है कि उसकी जो एंडोजिनस रिलीज है ना, और स्टिमुलेंट्स की, यानी अगर वो डिप्रेसेंट्स हैं इस तरह से, तो वो स्टिमुलेंट्स को रिलीज करती है ताकि काउंटर बैलेंस करे उस डिप्रेसेंट इफेक्ट को। अब आप यूज करते जाते हैं, बॉडी भी अपना रिस्पॉन्स बाउंड करता जाती है, लेकिन व्हेन समवन स्टॉप्स यूजिंग दिस सब्सटेंस, लेकिन बॉडी ने तो एक नया बैलेंस स्ट्राइक कर लिया होता है कि जो उसके एंडोजिनस स्टिमुलेंट्स हैं वो उससे ज्यादा रिलीज हो रहे होते हैं। अब नतीजा क्या होगा कि ये इम्बैलेंस हो गया, और उसका फिर नतीजा क्या होगा? जैसे अब कोई शख्स है ना जो बेंजोडाइजापीन पे डिपेंडेंट होता है, तो अगर वो नहीं लेता तो उसको बहुत ज्यादा नींद आती है। क्यों? क्योंकि जब वो बेंजोडाइजापीन्स ले रहा था तो बॉडी उसको इफेक्ट को काउंटर करने के लिए अंदर से स्टिमुलेंट्स की मिकदार ज्यादा बना रही थी। अब जब उसकी बेंजोडाइजापीन उसने नहीं ली, लेकिन एंडोजिनस स्टिमुलेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर एग्जैक्ट उलट रिस्पॉन्स आएगा कि वो शख्स अलर्ट फुलनेस की तरफ चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज। नेक्स्ट। सो वो कहते हैं कि जी नॉर्मल इनटेक के बाद अब ये प्रॉब्लम कब बन जाता है? तो वो कहते हैं नॉट एवरीवन हु यूजेस सब्सटेंसेस विल हैव अ प्रॉब्लम बट सम विल। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल डॉक्टर, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कि हमारा कल्चर, वैल्यू और रिलीजियस सिस्टम बिल्कुल इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता, इसमें रत्ती बराबर गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, पीपल विल कंज्यूम इट एंड नॉट एवरीवन हु कंज्यूम्स इट विल हैव अ प्रॉब्लम विद इट। सो ये ना हो कि आप उनको स्टिग्मेटाइज करें, लेबल करें, जज करें, और आप उनकी अदर हेल्थ केयर को भी कॉम्प्रोमाइज कर दें। अब हार्मफुल यूज और डिपेंडेंस जब आपको किसी में नजर आनी शुरू हो जाए, हार्मफुल यूज से क्या मुराद है और डिपेंडेंस से क्या मुराद है, आई टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। लेकिन ये सब्सटेंस यूज तब ट्रबलसम है जब ये हार्मफुल यूज की सूरत में नजर आए या किसी में डिपेंडेंस डेवलप हो जाए इन पे। नेक्स्ट। सो डिपेंडेंस जो है ना, इसको आप आम जबान में जैसे कह सकते हैं कि आदी नशई टाइप बंदा जो हो जाता है ना, कि ये सिंड्रोम है जो कि डेवलप होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव फिनोमेना है, जो कि जब कोई शख्स इनको इतना यूज करना शुरू कर दे कि उसकी बाकी तमाम चीज़ों से इन चीज़ों की प्रेफरेंस बढ़ जाए। यानी ये लोग यहाँ पे न्यू ईयर पार्टी में दबा के पियेंगे, लेकिन इन्हें ये पता है कि मंडे की एक छुट्टी है और ट्यूसडे से काम पे आना है, तो ट्यूसडे को हर बंदा जब आएगा ना तो बिल्कुल तमीज से, प्रोफेशनल, तैयार, कोई हैंगओवर नहीं होगा, कोई उस तरह का असर नहीं होगा कि उसी तरह आ रहे हैं। तो लेकिन अगर कोई शख्स इतना पीना शुरू हो जाए, इतना सब्सटेंस यूज करना शुरू हो जाए कि वो अपने दफ्तर से, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने कामों से, अपनी खुराक से, अपनी फिजिकल हेल्थ से, अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल ना कर पाए, सो दैट इज व्हेन यू से कि इसको नशा का आदी हो गया ये। अब इसमें होता क्या है कि उसे बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है सब्सटेंस की, उसकी कंजम्पशन पे उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उसे करता है, और जब वो फिर जाहिर है उन्हें रोकता है या नहीं इस्तेमाल करता है तो उसमें विड्रॉल आती है। और फिजिकल डिपेंडेंस है और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। फिजिकल की मुराद यही है कि जब आपके फिजिकल बॉडी आदी हो जाती है इन 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 सब्सटेंसेस की फॉर बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म यूज। और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस वो तमाम बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जो कि किसी में डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। नेक्स्ट। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कहेंगे कि ये सब्सटेंस डिपेंडेंस की तरफ निशानदेही करती हैं? तो जो है ना, ड्रग लेना, नशा लेना, वो ना तमाम दूसरी प्रायोरिटीज पे प्रायोरिटी ले लेता है। आपने देखा होगा ना, वो लोग होते हैं जिनके बच्चों की स्कूल की फीस अदा नहीं हो रही होती, घर के बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे होते, अपनी सेहत तबाह हो रही होती है, नौकरी खराब हो रही होती है, खानदान में सारे लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे अहम चीज़ अपनी नशा लेना होता है। सो दैट इंडिकेट्स कि अब ये इसका आदी हो चुका हुआ है। अच्छा, फिर इसी तरह जो लोग पहले इनिशियली ऐसे ही प्लेयर के लिए कंज्यूम करते हैं ना, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज कर रहे होते हैं, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, एडवेंचर के लिए दोस्तों के साथ, यारों के साथ वैसे। लेकिन जो है इनका, जब ये कोई शख्स डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो वो तमाम उन चीज़ों में से ना उसे कोई एक ना एक चीज़ उसको पसंद आ जाती है, और फिर वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, और वो उसी की मिकदार ज़्यादा लेना शुरू कर देता है, और वो किसी स्पेसिफिक रूट से लेना शुरू कर देता है। तो दैट इज़ हाउ इट गोज टुवर्ड्स डिपेंडेंस। और फिर उसकी ज़्यादा मिकदार यूज़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती है टॉलरेंस उसकी, और फिर उसका जो कंजम्पशन है, उसका कंट्रोल उससे लूज हो जाता है, और वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और फिर जब वो उसे रोकता है तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और फिर वो मज़ीद
नशा लेता है ताकि वो विड्रॉल सिम्टम्स को प्रिवेंट करे, और वो उसको यूज करता जाता है, उसे घर से, उसे काम से, उसके बच्चों से, उसे सोसाइटी से, हर तरफ से रिजेक्शंस, फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म सब का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन वो उनको कंज्यूम करता जाता है। और फिर वो जब एक दफ़ा हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तो वो जाहिर है उनको नहीं यूज़ करता, और रुकता है कि उसे अंदाज़ा होता है कि ये ख़राब हो गया है, लेकिन जब वो रुकता है तो उससे रुका नहीं जाता और फिर दोबारा ये साइकिल शुरू हो जाता है। सो ये एक पूरा एक इसका सब्सटेंस डिपेंडेंस का आपका पूरे का पूरा फिनोमेना है जो आपको नज़र आता है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक तो प्लीज़ डू पुट देम इन द चैट। अच्छा, अब हार्मफुल यूज़ तो हमने कहा था कि टेक्स्ट बुक के हवाले से कि सब्सटेंस यूज़ कब ख़राब हो जाता है, जब वो डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो मैंने अभी पहले डिस्क्राइब की, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो हार्मफुल यूज़ में हो। अब जब कोई शख्स इतना ज़्यादा इनको इस्तेमाल करेगा तो जाहिर है लिवर आपका सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का, और लिवर आपका जवाब दे जाएगा, और आपका दिमाग है जहाँ पे साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस तमाम आपके न्यूरोट्रांसमीटर से मैसअप करेंगे, और इसके साथ आपको कोमॉर्बिड फिर एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोसिस भी नजर आना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ आपकी जो सोशल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है और फैमिली वेलबींग है वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको नजर आना शुरू हो जाए, फिजिकल, मेंटल या सोशल, ऑक्यूपेशनल या फैमिली वेलबींग, और वो हार्म हो रही है, तो दैट इज एन हार्मफुल यूज, एंड विच मीन्स के दिस नीड्स टू स्टॉप नाउ फॉर द पेशेंट्स ओन इंटरेस्ट। नेक्स्ट, और नॉर्मली इस स्टेट में ये होता है कि वो शख्स खुद इनकारी होता है इन चीज़ों का, वो कहते हैं नहीं लोग जलते हैं मेरे से, लोगों को फलां है डमका है, मतलब दे वोंट एग्री। अब आपको ये पता है कि इसके सेहत पे क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो जो उसका नशावरी असर है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, लिवर डैमेज करेगा, किडनीज डैमेज करेगा, तमाम चीज़ों में एज अ डॉक्टर वी नो कि अल्कोहल फॉर एग्जांपल तमाम कैंसर्स के इंसिडेंस को इंक्रीज करती है। इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट है, खातून है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं इसके। कोई शख्स इनके असर के तहत ड्राइव करता है तो एक्सीडेंट और इंजरीज कॉज करता है, लिवर डैमेज होता है, ब्रेन इंजरी होती है, कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का रिस्क इंक्रीज हो जाता है जो IV ड्रग यूजर्स होते हैं उनमें। जो स्टिमुलेंट्स हैं वो हाइपरटेंशन या स्ट्रोक कॉज कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल है जो अपनी प्रेगनेंसी में अल्कोहल लेती हैं तो अल्कोहल, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। डिपेंडेंस या एडिक्शन इटसेल्फ जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल, और फिर इसी तरह इट कैन आल्सो प्रेसिपिटेट डिप्रेशन और साइकोसिस। सो अ होल रेंज ऑफ मेंटल इफेक्ट्स जो कि ये चीज़ें कॉज करती हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अगर कोई शख्स यूज कर रहा है, वो अगर पेरेंट है या बच्चा है तो क्या असर होता है, तो जाहिर है अगर पेरेंट्स हैं तो फैमिली बैकग्राउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा, वायलेंस होगी बिटवीन स्पाउसेस, निगलेक्ट होंगे बच्चे, मेल नरिशमेंट होगी, डिलेड डेवलपमेंट होगी, एब्यूज, वायलेंस, पॉवर्टी, लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जाएंगे, कॉस्ट अपने पैसे सारे वो सब्सटेंस यूज पे लगा देंगे। बच्चे हैं तो उनमें अपनी पेरेंट्स की फाइटिंग होगी, क्योंकि बच्चे को जो आप नॉर्मली सुनोगे ना, तुमने खराब किया ये बच्चा, तुमने इसकी हिमायत करके इसे खराब किया, लाड प्यार ने तुम्हारे बिगाड़ा इसे, तो पेरेंट्स आपस में लड़ पड़ते हैं इस वजह से। बच्चे का अपना ज़ाहिर है मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, स्कूल से जाएगा, नौकरी से जाएगा, पेरेंट्स नहीं काम कर पाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टीलिंग करना शुरू हो जाएंगे, एंड होल लॉस्ट ऑफ थिंग्स। सो यू कैन सी, मतलब हमने तमाम मेंटल हेल्थ कंडीशंस पढ़ी हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि मतलब मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है, क्योंकि हमें पहले ही बता दिया गया कि इस तरफ जाना ही नहीं है। अब आप ये देखें कि दूसरे कल्चर्स में वो कहते हैं हाँ यूज़ कर लें लेकिन हार्मफुल ना हो, डिपेंडेंस ना कॉज करे, तो भाई उसका फ़ायदा क्या है कि रिक्रिएशन के लिए ऐसा यूज़ क्यों करना है जिसके होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर शाहनीला कह रही है कि साइकोएक्टिव से और सब्सटेंस यूज, साइकोएक्टिव का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो आपके ब्रेन से मैसअप कर रही है, और नॉर्मली ये तमाम चीज़ें आपके न्यूरोट्रांसमीटर से मैसअप करते हैं। अच्छा, ये आगे ना कुछ दो स्लाइड्स में आपके वो हैं स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये कुछ पुराने हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इनको अहमियत नहीं दूंगा, लेकिन जस्ट फॉर यू टू नो कि हार्मफुल अल्कोहल यूज 3.3 मिलियन डेथ्स ईच ईयर कॉज करता है, या तकरीबन 6% डेथ्स जो दुनिया में होती हैं उनमें से 6% जो है वो अल्कोहल यूज से होती हैं, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो डिसेबिलिटी कॉज करता है, तो एक मोर्टेलिटी है और दूसरा मॉर्बिडिटी है। तो देर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट,
सेम इज ट्रू विद द ड्रग यूज। आप ये देखें कि 250 मिलियन पीपल, 250 मिलियन पाकिस्तान की पूरी आबादी है। तो आप ये समझें कि वो ये कह रहे हैं कि एडल्ट पॉपुलेशन का जितनी पूरी पाकिस्तान की आबादी है, एट वन टाइम इन पॉइंट इतने लोग सब्सटेंस या ड्रग यूज कर रहे होते हैं। और 1 in 10 ऑफ दीज पीपल जो हैं वो डिपेंडेंस का शिकार हुए हुए होते हैं, और इनमें से 10% जो हैं वो HIV और हेपेटाइटिस C से इन्फेक्ट हो जाते हैं, IV ड्रग यूजर्स जो होते हैं। और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इनको ज़रूर इफेक्ट करता है साथ। नेक्स्ट। आई सी के शायद डॉक्टर अली हाशमी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर ने कर लिया है मेरा ख्याल है। सर ने मुझे कहा था कि 10 मिनट में वो ज्वाइन करेंगे, तो मे बी वी हैव 10 मिनट्स। सर कर लिया उन्होंने ज्वाइन। अच्छा परफेक्ट, चलिए मैं फिर इसको कंक्लूड करूंगा ताकि सर अपना सेक्शन शुरू कर सकें। आप लोगों का क्या रोल है इसमें? सबसे पहले स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन। तो प्लीज डोंट जज दीज पीपल, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, if they end up using substances, please don't judge them, don't discriminate them, don't stigmatize them. Don't, you are the only support that they will get, because you are the one who can understand it from a medical perspective, and you know कि उसका societal perspective क्या है, सारी चीज़ें हैं। और जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो सब्सटेंस डिपेंडेंस है ना, उसे आप प्राइमरी केयर में ही मैनेज कर सकते हैं सबसे बेहतर। और बहुत ही सादा सा सवाल। अच्छा, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में ड्रिंक तो ये क्योंकि यूके के कॉन्टेक्स्ट से लिखा हुआ है तो आपको ड्रिंक से है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा कोई सिगरेट सिगरेट पीते हैं? मतलब यू कैन जस्ट बिगिन विद दैट। अच्छा, कोई नस्वार वगैरह, अच्छा कोई और चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करते? अच्छा, कभी पिया शिया तो नहीं? सोशल ओकेजन्स के ऊपर, मतलब आपको इस तरह से उसको एक इन अ वेरी पोलाइट, जेंटल एंड सेंसिटिव वे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के जरिए आप उससे बातचीत ये शुरू कर सकते हैं, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड विद देम। नेक्स्ट। तो आप इसकी असेसमेंट कैसे करेंगे? ये या तो आपके पास खुद इमरजेंसी में इंटॉक्सिकेशन के साथ या विड्रॉल के साथ आ जाएंगे। और जब वो आपके पास इमरजेंसी में आते हैं तो तीन सूरत हाल में आ सकते हैं। या वो सेडेटेड होंगे, गनुदगी का शिकार होंगे, या वो ओवर स्टिमुलेटेड, एंग्शियस या एजिटेटेड होंगे, मार धाड़ लड़ाई तो वो कर रहे होंगे, या वो कंफ्यूज्ड होंगे। और ये तीनों चीज़ें तीन डिफरेंट चीज़ों को इंडिकेट करती हैं। और आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगा फॉरेन कि अच्छा ये कहाँ से आया, या उसके आप बिहेवियर से देख लेंगे, या आपको ड्रग मार्क्स नज़र आ रहे होंगे और उसकी हाइजीन से अंदाज़ा हो जाएगा। आपको वैसे अंदाज़ा हो जाएगा पूछने पे, हिस्ट्री पे, फिजिकल एग्जामिनेशन पे, कि ये हार्मफुल यूज़ है और ये कि इसको सब्सटेंस डिपेंडेंस है या नहीं। तो जब आप ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं इन तमाम की प्रेजेंटेशंस के साथ, तो आप अपने मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ चले जाते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन, जो डॉक्टर अली हाशमी और मैं मिलकर प्रेजेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट। तो अब आपने पूछना कैसे है, अगर आपको सब्सटेंस यूज लगता है कि है, तो सबसे पहले तो वो आपके पास आया किस कंसर्न से है, आपको पहले ये जांचने की जरूरत है। आप उससे पूछें भाई वो क्यों आया है। हो सकता है वो अल्कोहल ले रहा था, लिवर प्रॉब्लम्स आ गए हैं, LFTs रेज्ड आ गए हैं। हो सकता है वो बेंजोडाइजेपीन्स की वजह से था, लेकिन अब उसको विड्रॉल के साइंस आ रहे हैं। हो सकता है वो दूसरी रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहा था और उसकी वजह से उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिसरप्ट होगी और वो आए हैं। तो जो भी उनके कंसर्न्स हैं, आप यू बिगिन विद लिसनिंग टू देम केयरफुली एंड विद रिस्पेक्ट। डोंट थिंक कि अच्छा ये अब अपनी नशे की कोई बातचीत करना चाह रहा है तो मैं इसको दूर रखूं अपने आप से। इट कैन बी वेरी ट्रिकी। जैसे डॉक्टर साहब ने भी लिखा है ना कि कुछ लोग हैं वो बार बार आपके पास आते हैं और फिर आपसे प्रिस्क्रिप्शन चाहते हैं। और जाहिर है आप यू वांट टू बी एम्पैथिक टुवर्ड्स देम, यू वांट टू make sure कि they stay safe and they don't use any harmful practices, but और जैसे डॉक्टर साहब ने लिखा था वो पैसे ही मांगते हैं, तो जाहिर है अगर आप पैसे नहीं देंगे वो चोरी करेंगे। तो यू आर फेस्ड विद द डायलेमा देन कि इसको कैसे मैं मैनेज करूं। और फिर जाहिर है आदमी ये कहता है कि ये है ही चरसी मवाली, इसको भगाओ यहाँ से। तो बट एज अ डॉक्टर ऑब्वियसली you could be the last hope that they might have and the last link that can help them. सो उसकी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो यही नेक्स्ट बात है, बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू। अगर वो आपसे कह रहा है कि नहीं आप उसे प्रिस्क्रिप्शन दे दें, पैसे दे दें, कोई इस तरह की और चीज़ कर दें, तो ऑब्वियसली यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद देम कि एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, व्हाट इज दैट यू कैन डू विद देम एंड यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू विद देम। और आप उनकी लाइफ के ऊपर इनके सब्सटेंसेस के कंजम्पशन के इफेक्ट को ज़रूर देखें, और उनसे अगर वो नॉर्मल भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर प्रोब इन करें कि अच्छा काम पे असर तो नहीं पड़ रहा, घर पे तो नहीं, ताल्लुकात पे तो नहीं, आपके बच्चों के ऊपर तो नहीं, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर तो नहीं, और आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो नहीं। नेक्स्ट।
और जब आप उनसे इंगेज कर रहे हैं तो फिर कोई कॉमन ग्राउंड्स ढूंढें कि किस तरह आप उस बंदे को होक इन करें कि वो आपके पास आए और आपकी बात सुने और उसको अहमियत दे और आपके साथ मिलकर अपनी सेहत के ऊपर काम करना शुरू करे। और जाहिर है आपका और उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो एक पॉइंट के ऊपर है कि उस शख्स की ज़ाती फिजिकल हेल्थ, उसकी हेल्थ। आप उसे जज मत करें। उसकी जो मिसकंसेप्शंस हैं कि वो यूज़ क्यों करता है सब्सटेंसेस को, उनको ज़रूर चैलेंज करें, लेकिन इन अ वेरी पोलाइट वे, इन अ कल्चरली अप्रोप्रिएट मैनर। लेकिन कन्फ्रंटेशन ना करें। अब अगर तुमने ये किया तो मेरे पास मत आना, मतलब दैट्स नॉट द वे टू डील विद दीज पीपल। यूज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हाँ जी, बताएं कैसे आना हुआ, वो बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, क्या इस्तेमाल करते हैं, कब से कर रहे हैं। न्यूट्रल रहते हुए, अपनी टोन को न्यूट्रल रहते हुए, कोई अप्रूवल डिसअप्रूवल के एक्सप्रेशंस मत दें। और जब वो आप उनकी तमाम कहानी को सुन लें तो फिर आप उन्हें बताएं कि अच्छा, हाउ डू यू लुक एट इट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, हाउ इज इट इम्पेक्टिंग देम। बी वेरी ऑनेस्ट विद देम, बी वेरी क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड विद देम। और हो सकता है कि एक ही दफ़ा में आप, हो सकता है वो बातचीत आपसे करे, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करना, थेरापेटिक अलायंस बनना, इट माइट टेक मच मोर टाइम देन अ सिंगल सेटिंग। नेक्स्ट। अच्छा, फिर ये क्रॉनिक सब्सटेंस यूज और इन्वेस्टिगेशंस टू कंसिडर हैं। तो लिवर डिजीज आपको उनमें मिल सकती है, उसमें सेरिबेलर डैमेज आपको मिल सकता है, और फिर आप लिवर एंजाइम्स, फुल ब्लड काउंट, इनके जरिए आप इनको देख सकते हैं। और क्रॉनिक डैमेज में आपको जाहिर है उनकी पुअर पर्सनल हाइजीन, पुअर डेंटिशन, उन्हें पैरासिटिक इन्फेक्शन सच एज स्केबीज, मेल न्यूट्रिशन। और फिर इसी तरह जो इंजेक्शन साइट्स के आपको निशान नज़र आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रग यूज़ के साइंस आ सकते हैं। आप यूरिन ड्रग स्क्रीन कर सकते हैं। इसी तरह आप सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी सी इन लोगों में करा सकते हैं। अगर ये लोग नॉर्मली जो स्टिमुलेंट्स और ये चीज़ें ड्रग्स यूज़ करते हैं, आप एक और चीज़ ये देखेंगे कि उनमें ना साथ साथ कोमॉर्बिड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। और वो लोग ना ये एक ग्रुप के तौर पे करते हैं, और ये सब्सटेंस भी जो यूज़ करते हैं ना वो ग्रुप्स में करते हैं। और वो सारे फिर आपस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो देर इज़ अ होल लॉट्स ऑफ थिंग दैट हैपन टुगेदर। और अगर ये ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट, इसी तरह चेस्ट इन्फेक्शंस ट्यूबरक्लोसिस में इन लोगों में आपको ज़रूर मिल सकती है, जो नॉर्मल एडिक्ट्स होते हैं जो आपको नज़र आते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। नेक्स्ट। अच्छा, मैं वैसे आपसे एक थोड़ा सा क्लिनिकल इंसाइट शेयर करता हूँ। आई रिमेम्बर दिस के, और ये आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। नॉर्मली जब आपके पास कोई एक पेशेंट आता है ना, तो आप उसका एक करेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी का पैटर्न देखेंगे। और नॉर्मली आपके पास वो तब आते हैं जब उनके हाथ से चीज़ें निकल रही होती हैं, या अगर वो स्टूडेंट हैं कुछ हैं तो उन्हें स्कूल ने या उनके वालिद ने या पेरेंट्स ने कहा होता है घर से निकाल देंगे, इलाज कराओ। या अगर शादीशुदा हैं तो बेगम ने कहा होता है कि मैं मैके जा रही हूँ, छोड़ के जाओ, अपने आप को ठीक करो, एंड देन दे कम टू यू। और वो उस टाइम काफ़ी कहते हैं, लेकिन आप उनमें देखेंगे कि दे कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव एज वेल, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशंस इन अ प्रोफेशनल थॉरो मैनर। और वो ना शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो वो इसमें भी शॉर्टकट ही ढूंढ के आ रहे होते हैं। और वो नॉर्मली ये चीज़ अकेले नहीं करते, उनके साथ एक ग्रुप होता है, और फिर एक पूरी ग्रुप की डायनामिक्स होती है। उनको कोई उस ग्रुप में ले जाने वाला भी होता है, और ये सारा इसी तरह एक परपेचुएट चेन रिएक्शन चल रहा होता है। तो when you look at this, look at it from a very kind of broad perspective and try and understand the dynamics, what is going on. Only then you will be able to better help the patient. अच्छा, अब आप जब इसको असेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उसकी हिस्ट्री से शुरू करेंगे, जिसमें आप उससे उसके टोबैको, अल्कोहल और साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ के हवाले से पूछेंगे। हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसी तरह कहते हैं, चाहे कोई सिगरेट वगैरह पीते हैं, कोई और नशा किसी किस्म का। और लेकिन इस पॉइंट तक आपकी इतनी अच्छी रेपो बनी होनी चाहिए कि वो सिंपल ना कह के हाँ कह के ना आगे चले जाएं, बल्कि आप उनसे डिटेल में बातचीत कर सकें। अगर वो आपको कहते हैं हाँ, तो फिर अब आपका अगला सवाल है कि क्या वो हार्मफुल है। तो जाहिर है हार्मफुल में हमने देखा था कि वो डिपेंडेंस के सिम्टम्स ना ला रहा हो और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंटरप्ट ना कर रहा हो, उसकी वजह से उसके इंजरीज ना हो रही हों, एक्सीडेंट्स ना हो रहे हों, ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड ना हो, इंजेक्शन मार्क्स ना हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ना हो, सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रॉब्लम्स ना हो, लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रॉब्लम्स, वायलेंस के प्रॉब्लम्स, पुअर परफॉर्मेंस इन एजुकेशन और वर्क, पुअर परफॉर्मेंस इन सोशल रोल्स, ये तमाम चीज़ें नज़र ना आ रही हों। और दूसरा, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो। अब अगर आपको इसमें जवाब मिलता है कि हाँ, नेक्स्ट। एक मिनट, सॉरी, इसी स्लाइड पे रहिएगा। जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है कि
हाउ द पर्सन स्टार्टेड यूजिंग द सब्सटेंस। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मली कोई ना कोई उनको लेके गया होता है, किसी ने इस काम पे लगाया होता है। तो आपने देखना है कि अगर वो इसी कॉन्टेक्स्ट, सर्कमस्टांस और सोशल नेटवर्क का हिस्सा रहेगा तो ऑब्वियसली देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट दिस पर्सन विल गेट ऑफ दिस। फिर इसी तरह कब उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, उस टाइम उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस उन्होंने इसे यूज़ करना शुरू किया। अब अगर वो सर्कमस्टांसेस उसी तरह चल रहे हैं और उन्होंने पूर स्ट्रेस कोपिंग के तौर पे इसको यूज़ करना शुरू किया था और वो सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए, तो इट इज़ लेस लाइकली कि वो उससे वापस आएंगे। और अगर उनके घर में, फैमिली में, सोशल सर्कल में कोई शख्स इसको यूज़ करता है तो ऑब्वियसली नॉर्मली पेरेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उससे बच्चे देख के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दैट्स अनदर वे। और क्या उन्होंने कभी खुद कोशिश की है इससे पहले अपने आप की इसकी सब्सटेंस की यूज़ को रिड्यूस करने की? तो दैट इज इट। नेक्स्ट। Sir, Dr. Ali raised his hands. He would like to speak something. सर ने मेरे हालत ज्वाइन कर लिया है। जी. सर। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान. सर अस्सलाम Can वालेकुम। can we have a sound check? Is the sound okay? लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा, Usman, you can finish your section and then I can take over if you want. I'm here. I'm here. जी Thank सर, you. आई थिंक आई जस्ट टेक अ कपल ऑफ मोर मिनट्स नाउ। नेक्स्ट डॉक्टर हुदा। अब अगर आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें आ रही हैं और वो डिपेंडेंट हो गया है इस सब्सटेंस के ऊपर, तो अब आपको थोड़ा डिटेल में ये पूछना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंट सब्सटेंस यूज़ है, क्रेविंग कितनी ज़्यादा है, सेल्फ रेगुलेशन उसकी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उसको टॉलरेंस तो नहीं डेवलप हो रही, सब्सटेंसेस की विड्रॉल तो नहीं है। अब ना इससे अब अगर आप आगे देखें तो आगे इसने प्रोटोकॉल्स बताए हुए हैं कि अगर वो हाँ कहता है ना तो फिर आपको प्रोटोकॉल 2 पे जाना है जो कि इमिनेंट रिस्क ऑफ सुसाइड है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सारों को ना एमएच कैप जो है, मेंटल हेल्थ कैप इंटरवेंशन गाइड, यू शुड नो इट एज यू नो द बैक ऑफ योर हैंड, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो इन प्रोटोकॉल्स को जरूर देखें, दैट्स द पर्पस ऑफ साइन पोस्टिंग दिस हेयर। और इसी तरह अगर वो सब्सटेंस यूज है तो फिर अब आप उसको प्रोटोकॉल 1 की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट डॉक्टर हुदा। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अभी तक मेरा ख्याल है मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर ली हुई है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो तमाम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, साइकोटिक इलनेसेस, इनमें कोमॉर्बिड सब्सटेंस यूज़ हो सकता है। तो अब आपको वो हिस्ट्री का सेक्शन याद आ रहा होगा जहां हम ये कहते हैं कि अच्छा उसकी ना पर्सनल हिस्ट्री लें, उसकी सोशल हिस्ट्री लें, उसकी फैमिली हिस्ट्री लें, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस को पूछें, और उसकी सब्सटेंस यूज़ का है उससे पूछें, लेयर एंड प्लेयर एक्टिविटीज़ का पूछें। सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मतलब दे माइट बी एक्चुअली कॉजिंग द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे ना तो मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करना या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना विल ऑलवेज बी ट्रिकियर। तो अब एक और जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा ही चिकन अगेन स्टोरी की तरह कि जो प्राइमरी मूड डिसऑर्डर विद सेकेंडरी अल्कोहल यूज है या प्राइमरी अल्कोहल डिसऑर्डर था विद सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर है। अब आप ना हिस्ट्री के जरिए आपको समझ आ सकता है कि कब ये पहले ठीक था, सो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी क्या थी, कब से ये मसला शुरू हुआ, पहले क्या चीज़ शुरू हुई, उसके बाद क्या हुआ, एंड दैट माइट गिव यू अ क्लू ऑफ के प्रॉब्लम क्या है। एक जो कंसेंसस है वो ये है कि जो सब्सटेंस मिसयूज प्रॉब्लम है ना, इसको पहले ट्रीट करें, इसलिए क्योंकि सब्सटेंस यूज की वजह से जो एंटी डिप्रेसेंट का इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है। और सब्सटेंस यूज की प्रॉब्लम ठीक होने से उसकी बहुत सारी कोमोबिड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मूड वैसे इंप्रूव हो सकता है। सो दैट्स व्हाट इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट। Over to you, sir, for the next section, about which is about assessment and management. Thank you, Usman. So I'm sure that all of you have received a comprehensive um, briefing on the basics of substance use, and my task in the next 40 to 50 minutes is to talk to you very briefly about a little bit more in-depth assessment of various substance abuse issues as well as their basic management, keeping in mind that we are trying to talk primarily from the primary care perspective. So मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको not to make it too technical from a psychiatric standpoint. This is something I think we talked about last time also, and earlier this morning I was in a conference at King Edward where there was a fascinating, several very interesting papers about how we can use artificial intelligence for
extending the reach of mental health coverage. Of course, we are a little bit behind the times in terms of that Pakistan में, लेकिन ये तो हम जो आपके साथ काम कर रहे हैं, we are trying to educate you about the very basics of mental health, but we are on the verge of getting some very exciting new tools uh, uh, which can help us in providing the needed mental health care to the vast majority of our population. Because ये बात पहले भी हुई थी, psychiatrists are very few in number. Access to psychiatrists and psychologists and mental health professionals is restricted for a number of reasons. It's difficult. And so, for better or worse, primary care doctors, aap log jo hain, you are the frontline responders to most mental health conditions, out of which substance use disorders are a very important part. So this slide is basically just talking about basic psychiatric history taking. Usme hum what are the things that we look for? Some of this would obviously overlap with what you do in a primary care setting. So you would get the basic demographic information, presenting complaint, family history, all of these things. We do a little bit more, the history, the presenting complaint and the history of presenting complaint and past psychiatric history is a little bit more specialized. I think hopefully in some of these sessions, ये जो आपका certificate course चल रहा है, in these sessions you have, you will develop a working knowledge of how to take a psychiatric history. And Dr. Usman already mentioned that wonderful resource, which is called Mental Health Gap, which is an evidence-based WHO certified tool primarily developed for all of you to help you, to walk you through and to help you understand the basic mental health condition that you'll be dealing with and what you should do in different situations. Next slide. So we can start our discussion with somebody who presents to you primarily for alcohol use, although the basic principles of taking a history or asking the question would be the same. So जो भी हम बात करेंगे अगले 15-20 मिनट में, उसमें try to focus on the basic principles which are being presented, because independent of the particular substance which is being used, you would still follow the same framework, you still follow the same general principles of assessment. And the first one of that would be, why have they presented with this particular problem? So in your primary care setting, they may present primarily with a substance use issue, in this case alcohol, or they may mention it as a secondary issue which coexists with whatever medical problem that they're seeking help for which they presented to you. But just as we do in a medical history, जब आपके पास कोई patient आता है किसी भी medical consultation के लिए या किसी भी medical, surgical, neurological, gynecological consultation के लिए, you always ask what the presenting complaint is. And the first question, all of this, we learned all of this in our, when we started in our third year medical college, when we started taking history. Why have they presented now for this particular problem? और उसमें कुछ common चीजें लिखी हुई हैं. First bullet point में, specifically with relation to alcohol use, also applies to other substance use. जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी बातें जो हम करेंगे उसमें basic principles apply to all substances of abuse. In this case, we're talking about alcohol. So oftentimes, very commonly, a person with a substance use problem will present because of pressure from family, legal problems, health issues, and they've been using for a long time. Oftentimes, the problem is chronic, going back months or years sometimes. And so the medical problems may have started to accumulate. It is also useful, second bullet point, to ask for what their expectations are, how you can help them. And in women, of course, you must always be concerned about not one person, but potentially two people. So if she's pregnant, then uska bhi aapne khayal rakhna hai ki agar, if there's a woman of childbearing age, then you always must rule, and you always must rule out the possibility of pregnancy. Keep in mind that
alcohol and other substance abusers tend to have very poor judgment. So a woman who is abusing substances is much more likely to develop an accidental pregnancy than a woman who's not doing that. So iska bahut khair, of course, और भी इसमें factors होते हैं. Women may be practicing unsafe sexual behavior, including prostitution and so on and so forth. इसका आपने हमेशा ख्याल रखना है. Next slide. This is just a list of things when you take a drug history, और ये आगे थोड़ा सा mental health gap की भी आपको slide दिखाएंगे. उसमें these things are explained in much more detail. But essentially, once you've decided that they're presenting a complaint is a substance use, they have explained it to you and they are asking for help for substance use, then the history follows a fairly standard format. इसमें हम देख रहे हैं कि alcohol, but the same general questions will be asked for any substance of abuse. Cannabis हो गई, cocaine हो गई, recently increasingly popular एक drug है जिसको ice कहते हैं, amphetamine related compounds, और बहुत सारे हैं. Of course, opioid derivatives of opioids are very common. So heroin, raw opium and other opioid compounds. So कोई भी substance जो illegal substance जो misuse हो रही है, abuse हो रही है, you ask the same general questions. कितनी use करते हैं, कितने दिन में कितनी दफा करते हैं, what the route of administration is. The last bullet point, if you focus on that, you're already familiar, as you know, that needle sharing and other kinds of unsafe behaviors can also greatly increase the risk of blood-borne diseases. So hepatitis, HIV, all kinds of blood-borne diseases. The second last bullet point is something that you need to be taken into account, because depending on which substance they've been using, how long they've been using it, how much they've been using, will determine what the withdrawal symptoms are if they stop using the substance. A very common reason for relapse is withdrawal symptoms, right? And in many substances, withdrawal symptoms can be very uncomfortable, and in some substances, they can be life-threatening. They can be medical emergency, such as withdrawal from heavy alcohol use, withdrawal from heavy benzodiazepine use, even withdrawal from opioid abuse can be quite uncomfortable, in some cases medically problematic, which may require inpatient admission. IV fluids ke liye, or other kinds of medical problems. And of course, we've already talked about the coexisting medical issues which can happen in substance users. Next slide. And I would just point out to attendees, if you have any questions or if you have any thoughts come up which you want more guidance on, you can go ahead and post your comments or questions in the chat, and we'll try and address that as we go along. Just continuing with getting a sort of a comprehensive history before we move over to the treatment part. So all of these things are something that we routinely do in specialized mental health settings, psychiatry में, psychology में, mental health clinics में. ये सारा कुछ हम routinely करते हैं. कब इस्तेमाल करना शुरू किया था, बीच में छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कितनी देर छोड़ के रखा, या क्यों छोड़ना पड़ा था, दोबारा relapse क्यों हो गया वगैरह. So this is part of our detailed history that we take, and you can incorporate some of these questions. As we go along, as I mentioned earlier, when we reach some of the slides just talking about the mental health gap, the mental health gap addresses these questions very nicely and gives you some standardized algorithms जिनको आप follow कर सकते हैं. पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, ये पहले ये पूछें, फिर ये पूछें, फिर ये पूछें. So it's a very nice systematic way of assessing a person with substance use and other mental health issues also, as we talked about in the last talk. Complications of drug use, we've already talked about blood-borne diseases, but you can also have local problems, cellulitis, abscess, infections, things of that sort. People with substance use can, of course, also endanger their lives by overdosing accidentally, deliberately. So all of these can be part of the spectrum of substance use. Next slide. We are continuing the same thing. We are talking about पहले treatment करवाई है, नहीं करवाई, उसके क्या outcomes रहे.
let me point out something that we encounter frequently in our clinical practices. So एक बड़ा common scenario होता है कि या patient खुद आता है या family लेके आती है, long term substance use का problem है, alcohol हो सकता है, cocaine हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Uh, and and we deal with this on a regular basis. So this is something that हमें जिसके बारे में ज़्यादा थोड़ा सा deal करना पड़ता है. The family will often bring them to you with an expectation that you are going to somehow end their substance use by some kind of treatment. Even if you say, let's say you recommend admission for acute withdrawal, या आप कहते हैं कि जी medical problems हैं तो इनको admit होना चाहिए, hospital में हमने इनको treat करना है, which families are often very reluctant about, especially for psychiatric hospitalization. Families get very उसका stigma बहुत ज़्यादा है. But say you admit someone for substance use treatment, inpatient treatment. Commonly, the duration of treatment is between 3 to 4 weeks or 3 to 6 weeks. So roughly about 3 हफ्ते से लेके कोई 1-1.5 महीने तक. उसमें the first part of the treatment is of course the acute detox, which can take 8 to 10 days, and then after that, you adjust medication based on mood symptoms, anxiety. But problem वहाँ पे आती है when the family sort of has the expectation कि उनको एडमिट करके आप इनकी जो सब्सटेंस यूज की जो इलनेस उसको क्योर कर देंगे. So it is quite difficult to help them understand and accept that even an inpatient admission, if you decide an inpatient admission, is just the first step in the beginning of the treatment. So one purpose it serves is for them for you to sort of forcibly separate them from substance of abuse. उनकी access आप खत्म कर देते हैं. वो जब admit हुए हैं तो जाहिर है कि वो अपना जो choice of drug है, alcohol भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनसे आप उनको यानी physically उनको restrain कर लेते हैं कि उसको use नहीं कर सकते. And then you begin the treatment. But of course, 1 या 1.5 महीना 2 महीने जितने भी हैं, if you once the inpatient stay is finished and they come back out and they go around the same friends, the same situations, and they, of course, once they're out of the hospital, the access to the drugs is restored. वो दोबारा use कर सकते हैं. Frequently it ends in relapse. And any kind of substance use problem, any kind of addiction problem, is by nature a relapsing illness. So in fact, even after treatment, even after a period of sobriety, कुछ देर के लिए उन्होंने छोड़ दिया और कुछ देर छोड़े रखा, relapse हो सकता है. In fact, relapse is the rule rather than exception. Relapse अक्सर होता है. And sometimes they need you need to make that effort to treat them 1 time, 2 times, 3 times, and eventually they are able to get sober and stay sober. But there's no reason for frustration if a person relapses. There's no reason to be disappointed, or there's no reason to lose hope, because addiction by definition is a relapsing illness. Relapse अक्सर हो जाता है, but you just go back to the beginning and start the treatment again. हिस्ट्री की बात ऑलरेडी हमने थोड़ी सी की है. हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात ऑलरेडी हो चुकी है. कोएग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, जब आप किसी को डिटॉक्स कर रहे हैं या मेडिकली ट्रीट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स एनी काइंड ऑफ कोएग्जिस्टेंट मेडिकल और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. नेक्स्ट स्लाइड. ये उसी की कंटिन्यू कर रही है. द कंप्लीशन ऑफ द हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री की थोड़ी सी हमने बात की थी. Social condition matter a lot in long-term sobriety. Of course, in a country like Pakistan, we constantly struggle with primarily with problem with access to healthcare, and that is connected directly to income, right? कि अगर कोई किसी के पास कोई if we are talking about treating people from lower socio income group or lower incomes, फिर उनकी जाहिर है कि उनकी एडमिशन की एक्सेस भी कम है, उनकी मेडिकेशंस की एक्सेस भी कम है, हेल्थ केयर की एक्सेस भी कम है. सो ये सारी चीजें, बट ऑफ कोर्स their ability to access healthcare services, their ability to access employment, their ability to access safe living situations, रहने के लिए घर है, नौकरी है, all of these things contribute to the long term prognosis of substance abuse problems. हमने already अभी बात थोड़ी सी touch की थी ये बात कि of course in people with substance abuse problems often have a history of risky sexual behavior also, including prostitution, both males and females, which can greatly increase the risk of blood-borne diseases such as hepatitis and HIV and all of those things. So we talk about that. Forensic history simply means their problem with legal issues in the past, and that also is
important to ask. I had a discussion just yesterday, कल परसों किसी से बात हो रही थी. We are working on some policy issues here in the Punjab in terms of what to do for people who have a substance abuse problem but refuse treatment. और families जो हैं वो हमें कहती हैं कि इनका इलाज कर दें, वो खुद इलाज करने पर राजी नहीं होते, तो उनका क्या किया जाए and उसको किस तरह से उसको हैंडल किया जाए. So अमेरिका में जहाँ पे मैंने प्राइमरली काम किया था, आई एम श्योर इंग्लैंड में और यूरोप में भी there are specialized legal forums जिनको हम drug court कहते हैं. So a person who has a substance use problem and is also involved in some criminal activity is often not sent to regular jail. They can be taken to a specialized court called the drug court, a mental health court, and then the judge can order them to either go to jail. The judge can give them a choice कि आप अगर आपने you have broken the law, you can either go to jail or we can send you for substance use treatment, but you have to stay in substance use treatment for 3 months or 6 months or 1 year. And if you don't complete it, and if you relapse, if you start using again, then you're going to go straight to jail. So that's really one way of increasing a person's motivation for completing substance abuse treatment and getting the best chance at long-term sobriety. So next slide. ये हमारी standard mental state examination है. Some of you might be familiar with this, and I won't go through this point by point. When we do an assessment, so one part of our assessment is the history, which we just talked about. The other part is this is our equivalent of the physical examination. So उसमें ये सब चीजें हम check करते हैं. Different states of intoxication and different substances impact these things differently in terms of speech or mood or perception behavior. I think earlier probably बात हुई होगी, दोबारा भी उसको repeat कर लेना चाहिए कि people with substance abuse problems have very high risk of comorbid other psychiatric issues. So people with substance abuse problems have a very high risk of depression, anxiety, psychotic illness, all kinds of illnesses. So you will rarely see, बहुत कम होता है कि substance use का एक patient हो जिसमें दूसरी किस्म की psychiatric illnesses ना हो. Depression होता है, anxiety होती है, mood swings, mania, psychosis, cognitive problem, बहुत तरह की problems होती हैं. So all of those illnesses, of course, will present with their own particular features on the mental state examination, and that's part of the assessment that you do, a standard assessment. Next slide. This is talking primarily about mental state examination में particularly relating to alcohol क्या कुछ हो सकता है. Of course, since alcohol is a depressant medication, it's a sedative medication, so alcohol के withdrawal से anxiety हो सकती है, panic attacks हो सकते हैं. There might be untreated anxiety जिसकी वजह से उन्होंने पहले alcohol consume करना शुरू किया, because alcohol tends to relax you temporarily. और सो उनको नींद का मसला था या एंग्जाइटी का मसला था, उन्होंने अल्कोहल पीना शुरू किया, फिर अल्कोहल became a problem in itself, so on and so forth. And of course, heavy substance use can always lead to more severe psychiatric symptoms such as paranoia or hallucinations, and in the most extreme cases, to suicide attempts or violent behavior or things of that sort. So all of that also should be kept in mind. Next slide. Physical examination, I think all of you do as part of your primary care में जब आप patient देखते हैं, the physical examination is of course part of your initial assessment or your comprehensive assessment. So उसमें just make sure you should be familiar with what to look for in the physical examination, particularly in relation to substance use. So for instance, अगर कोई heavy alcohol user है, उसको liver का problem है, liver damage है, hepatitis है, alcoholic hepatitis है, या cirrhosis है, you can find signs of that, physical signs of that. Enlarged liver है और बहुत से sign हो सकते हैं. Methamphetamine use जो होती है उसमें these are just examples, ये कोई comprehensive list नहीं है. Poor dental hygiene और poor dentition के sign हो सकते हैं, weight loss हो सकता है, weight gain हो सकता है. Intravenous drug abusers जो हैं उसमें आपको scars मिल सकते हैं बाजुओं पे, टांगों पे. In severe cases, you can have very significant scarring in the veins to the point where it's even difficult to get an IV line. इतना ज़्यादा वो veins जो हैं वो sclerose हो चुकी होती हैं because multiple repeated IV injections के वो problem. So you can find
डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो कौन सी सब्सटेंस वो यूज करते रहे, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड साइंस ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो अगर आपको हिस्ट्री पे कोई इंडिकेशन मिली है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज करते हैं, तो जब आप अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको फिर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, और पर्टिकुलरली ये इन साइंस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि वो चीज़ है या नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंडिकेशन मिल चुकी है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Now this is the objective way to you have the history, you have some signs on the physical examination, and of course you can screen the urine for particular substances of abuse. अब इस पे आगे चल के हम बात कर लेंगे कि कौन सी सब्सटेंस जो है वो किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर सब्सटेंस यूज कि हम यूरिन ड्रग स्क्रीन जरूर करते हैं in order to confirm or to rule out potential substance of abuse जो भी होती हैं। So उसमें स्टैंडर्डाइज किट्स आपको मिलती हैं, बहुत सारे तरीके उसमें होते हैं। फॉर्मली आप लेबोरेटरी में भी भेज सकते हैं यूरिन को। उसके अलावा आपको जिस तरह एक ज़माने में होती थी, आई एम नॉट श्योर अभी होती है कि नहीं बिकॉज ट्रीटमेंट चेंज, बट एक ज़माने में जो ग्लूकोज के लिए यूरिन डिपस्टिक्स होती थी, उसी तरह की डिपस्टिक्स यूरिन में डिप करने के लिए एक क्विक टेस्ट है कि आप उसको डिप करके उसको यूरिन में आप उसको, एंड इट गिव्स यू अ वेरी इनिशियल क्विक स्क्रीनिंग about what substances might be present in the body that show up in the urine. So वो confirmatory नहीं होती है। confirmatory के लिए you probably want to send the urine to a laboratory to make sure। तो urine drug screening जो है वो standardized assessment है, laboratory assessment for people who you suspect of having substance use. Next slide. ये जो मैं what I just talked about in terms of कि urine drug screen पे आप what can you expect to find on the urine drug screen? So depending on the particular substance that they're using and what its half-life is, you can expect to find। अब आप देख लीजिए कि कौन सी जो सब्सटेंस है आपको कितना अरसा यूरिन में आपको पॉजिटिव मिल सकती है। सो यू कैन हैव सब्सटेंसेस that are present in the urine or on urine drugs testing for a number of weeks. For instance, अगर cannabis है and a person is a heavy user, they can have some traces of the cannabis because cannabis is a fat soluble compound. तो वो क्योंकि वो स्टोर हो जाता है फैट में, इसलिए it can still be present in the urine for almost up to a month after the last use. So अगर कोई बंदा आता है वो चरस बहुत heavily पीता है, cannabis hash बहुत heavily use करता है या करती है, and they say that they haven't used any hash for 15 days, 10 days, 15 days, but you check a urine and there's still some present in their urine, they are not lying। वो झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि लास्ट यूज के 21, 28 डेज तक भी कुछ आपको ट्रेसेस कैनबिस के यूरिन मिल सकते हैं। इसको आप कंपेयर करें फॉर इंस्टेंस विद एम्फेटामिन, आइस जो है मेथाम्फेटामिन कंपाउंड, with maximum about 2 days, 2 to 3 days, 2 days, उसमें वो खत्म हो जाएंगे। So after, if you check a person, if a person says that they've not used amphetamines for 2 weeks, हमने तो लास्ट 1 महीना इस्तेमाल नहीं की, लेकिन आप यूरिन चेक करते हैं उसमें आ रही है, it means that they've used the substance in the last 2 days. So इसमें you can say to them कि जी आप गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। So these are sort of the ideas, and keep in mind, I think last time हमने बात की थी, most substance users tend to use multiple substances, right? So a person who's abusing, for instance, cocaine, which is a stimulant, it's a central nervous system stimulant. Oftentimes, they'll also be using benzodiazepines to try and go to sleep or if they get very anxious. A person who's using cannabis or hash may also be drinking. So oftentimes, a mixed picture hoti hai. So you might find multiple substances on drug testing and on the history, and so you have to then tailor your treatment accordingly as well। क्योंकि अगर मल्टीपल सब्सटेंसेस आए तो विड्रॉल जब उसका होगा तो उसके लिए आपको फिर स्पेसिफिक रेजिमेंट बनानी पड़ेगी टू ट्रीट द विड्रॉल, बिकॉज विड्रॉल फ्रॉम बेंजोडायजेपिन्स is different from amphetamines, is different from cannabis, different from alcohol. So that's something you need to take care of। Next slide। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है जो इसमें लिखी हुई है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट 3 टेस्ट आर स्टैंडर्ड टेस्ट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ब्लड बॉर्न डिजीजेस सच एज हेपेटाइटिस एंड HIV।
कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिस तरह गामा ग्लूटामिन वो है, ट्रांसफर लिवर के टेस्ट हैं, थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट. दीज आर कॉन्फर्मेटरी नॉट डायग्नोस्टिक. सो डायग्नोसिस जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग योर क्लिनिकल असेसमेंट. आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी यूरिन ड्रग्स टेस्टिंग है, दैट्स प्राइमरी. ये आपने साथ में करने हैं बोथ टू perhaps confirm that this is a substance, but also more importantly to rule out any coexisting medical problems which need attention. क्योंकि हमने पहले बात की है the substance users often tend to have quite a lot of medical problems जिनको आपने साथ साथ treat करना है. Next slide. This is specifically talking about I'm not sure, at least in the public sector हमारे पास breathalyzers तो available नहीं है. Perhaps पाकिस्तान में किसी प्राइवेट सेटिंग में हो, बट we don't really have, I don't think, where it's not commonly available in terms of using. Or you basically what this is talking about is the ability to assess for overuse of alcohol with the breath test. क्योंकि alcohol जो है वो जब आप उसको ड्रिंक करते हैं, साथ में जब आप concentration, serum concentration alcohol की ज्यादा होती है, then it is also excreted in your exhalation. जो आप breathe out करते हैं उसमें भी होता है. So there are machines. वेस्ट में तो ये बड़ा, अमेरिका में तो बड़ा कॉमन होता था. इनफैक्ट अमेरिका में तो ये एक तरह से रोड साइड टेस्ट होता है. सो जो अगर कोई पुलिस वाले जो हैं वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई शराब पी के कोई ड्राइव कर रहा है, उसको वो रोक लेते हैं, तो उन्होंने गाड़ी में रखा होता है, वो उसी वक्त वो आपको गाड़ी से उतार के उसी वक्त आपको दे मेक यू ब्लो इन अ ट्यूब, और उसी से पता चल जाता है कि आपने कितनी अल्कोहल कंज्यूम की है. ऑफ कोर्स drinking alcohol and driving is an extremely serious offense in the US and in Western countries, immediately punishable by imprisonment. उसी वक्त आपको, क्योंकि of course it's very dangerous. You can have an accident, you can harm yourself, you can harm other people. Not very commonly used in Pakistan, breathalyzers. I think in some law enforcement settings perhaps it might be available, लेकिन हमारी जो certainly जो public sector हमारी setting है उसमें हमारे पास ये technology available नहीं है commonly. Next slide. ये काफी सारी हमने बात कर ली है. जो अगली 2-3 स्लाइड है, they are going to talk primarily about assessing the extent of alcohol use. I'm not going to read the slide to you. आप देख लें. इसमें basically आप assess वही कर रहे हैं. Number 1 कि उनकी alcohol use कितनी problematic है. Number 2, what is the risk of withdrawal, especially severe withdrawal, which might cause medical issues. And then of course that is going to predict what the prognosis is for the long term. कितना heavily drink करते हैं, दिन में कितनी दफा करते हैं, हफ्ते में कितनी दफा करते हैं, एक वक्त में कितना drink करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. I recently, a few months ago, I was referred a woman, a very bright, intelligent woman, जिसकी primary problem alcohol abuse थी. She's a very high functioning professional. She had her education in the US, but quite severely alcoholic, to the point where she works and she has a high powered job, लेकिन वो इतना पीती है कि उसकी हेल्थ यानी अफेक्ट होना शुरू हो गई. शी इज नॉट वेरी ओल्ड, शी इज इन her late 30s, but she has had injuries because of alcohol use. She gets intoxicated and falls down. सर पे भी चोट लग चुकी है, इधर चोटें लग चुकी हैं. She's had accidents, motor car accidents, because of her drinking. She is beginning to develop health problems because of drinking, even though she's only in her late 30s or maybe early 40s. So all of these questions will help you assess that in terms of the severity of alcohol problems. Yahi sawal, as I said earlier, all of these questions can be modified to that you can ask for other substance of abuse also. So alcohol ke alawa bhi dusri substances hai. You'll follow the same sort of general principles when assessing the extent of substance use. Next slide. This is something we've already sort of touched on. जो पहला bullet point है, that is very crucial in terms of what kind of treatment you're going to offer, number 1, and number 2, the risk of serious medical issues if a person stops using their choice of substance. So एक phenomena जो dependence का होता है, उसका एक aspect ये होता है that people continue to use the substance despite medical problems, despite social problems, despite psychiatric problems. But of course, the problem is that they can't stop, because if they stop, then they have severe withdrawal.
So people who are dependent on alcohol can start to develop severe anxiety, even panic attacks or psychotic symptoms. People who abuse stimulant medication like cocaine or amphetamines, they are stimulants. So one of the basic principles is that withdrawal syndromes are the opposite of the drugs chemical effect or neurochemical effect. So अगर कोई ड्रग आप यूज कर रहे हैं जो सेडेटिव है, जो सेडेट करता है या रिलैक्स करता है, तो उसका जो विड्रॉल होगा उसके ऑपोजिट होगा. सो अल्कोहल इज अ सेडेटिव, so it relaxes you, but withdrawal causes anxiety and irritability, right? Cocaine is a stimulant. So if you take, or amphetamine compounds are stimulants. So if you take those, you feel more alert, you feel more active, you feel more energetic. But the withdrawal leads to depression, low energy, fatigue, increased sleep. Uska ulat effect hota hai, right? So this is talking about particularly about alcohol issues. But some of the things we talked about, physical examination, वो सारी चीजें हमने की हैं. Long-term alcohol use can also cause neurological deterioration to the point where a person develops memory problems and other kinds of cognitive issues. So अगर severe alcohol use है और cognitive problems हैं, तो उसके लिए फिर हम testing recommend करते हैं. Next slide. ये एक simple सा questionnaire है, which is you don't need to take an in-depth history. If a person presents for alcohol use, you can use a CAGE questionnaire, CAGE, and this is a brief questionnaire that helps you screen for alcohol, possible alcohol abuse. उन्होंने कट बैक करने की कोशिश की है, किसी और ने उनको कहा है कि वो ज्यादा पीते हैं या उनकी तंगी हुई है, do they feel guilty about drinking and have they ever had a drink first thing in the morning. So this is standard evidence-based questionnaire which takes about 2 minutes, less than 2 minutes, which gives you some idea about whether there might be problem drinking. ठीक है ना? And then you can add a couple of more questions. नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने एक से ज्यादा दिन या हफ्ते में एक से ज्यादा हफ्ते में अगर आप intoxicated रहे हैं, that can give you some additional sensitivity to possibly some alcohol use problems. Now we are into the domain of assessing whether alcohol is a problem and how much of a problem it might be. Next slide. अब ये थोड़ा सा I think there is we are going to talk very quickly about medical option, medication treatment option, but we are also going to talk about sort of the non-medication options in terms of what they can do in addition to whatever medical help you can offer. तो सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे पास लोग जब आते हैं जो जिनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ट्रीटमेंट चल रही है, often times people ask me कि जी हम थोड़ा बहुत ड्रिंक कर सकते हैं. Now इससे पहले, before you even begin to answer that question, you of course need to be non-judgmental about alcohol use. ठीक है ना? So alcohol, of course, is an accepted recreational beverage in many countries of the world, even many Islamic countries. So alcohol is used just like, you know, जिस तरह हमारे यहाँ पे कोक, 7 पेप्सी, जूस पीते हैं, वहाँ पे लोग वाइन पीते हैं, ड्रिंक करते हैं. So alcohol is not considered हमारे यहाँ पे तो क्योंकि एक social या religious taboo भी है. In many countries where alcohol is legal and sold openly, you know, the problem of वो एक separate topic है कि उसको legalize करने से problem ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, उसको बैन करने से प्रॉब्लम, वी वोंट गेट इनटू दैट. लेकिन आपको कुछ ना कुछ आइडिया आपको होना है. व्हाटएवर योर फीलिंग्स आर, व्हाटएवर योर बिलीव्स आर अबाउट कंज्यूमिंग अल्कोहल, उनको थोड़ा सा साइड पे रख के आपको उनको एडवाइस देनी पड़ेगी. अगर वो आपसे कह रहे हैं कि जी क्या हम पी सकते हैं, सो इट डजंट हेल्प टू से नो इट्स हराम एंड यू शुड बी ड्रिंकिंग ऑल दैट, बिकॉज if they already have a problem with alcohol use or misuse, then giving them, you know, religious guilt is not going to help. So you need to educate yourself about what sensible drinking might be. So for instance, एक common सी चीज होती है, मेरे से लोग पूछते हैं, तो वो सवाल भी उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब आप हमें दवाई दे रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई हम ले रहे हैं, एंग्जाइटी की दवाई ले रहे हैं, कोई और दवाई ले रहे हैं, इसके साथ हम ड्रिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. So then, if I feel that alcohol, they've had a problematic use of alcohol, जिस तरह वो खातून थी जिनका मैंने भी जिक्र किया है, उनको मैंने बारहा दफा कहा, 2-3 दफा मुझसे मिली, मैंने कहा जी आप सोशली ड्रिंक नहीं कर सकती, आपको टोटली अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत अरसे से बहुत प्रॉब्लमैटिक यूज कर रही हैं. यू कांट एवर बी ए सोशल ड्रिंकर, यू आर एन अल्कोहल एडिक्ट, यू आर
alcohol dependent. She wanted me to help her somehow to go back to social drinking when she had developed a serious problem with drinking too much. So eventually what happened was that she stopped coming to see me because I was telling her the same thing every time. But not all people are like that. Some people can control their drinking. तो उसमें आप उनको ये फॉर इंस्टेंस ये बता सकते हैं कि अगर आपने ड्रिंक करना है, दवाई भी चल रही है, ड्रिंक भी करना है, तो फिर काइंडली लिमिट योर ड्रिंकिंग एज मच एज पॉसिबल. Use alcohol drinks which have lower alcohol content rather than higher alcohol content. So for instance, wine and beer have lower alcohol content, only 2 or 3% alcohol, whereas other alcoholic drinks like whiskey and brandy have much higher alcohol content, 30%, 40%, even higher. तो इस किस्म की चीजें आप उनको बता सकते हैं कि किस तरह से आपने, you can always tell them कि आप किसी और को आपके साथ अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको कहेंगे यार 2 ड्रिंक्स के बाद मुझे रोक देना, समथिंग, सम वे दैट दे कैन रिस्ट्रेन देयर ड्रिंकिंग. प्रॉब्लम ऑफ कोर्स ये होती है दैट अल्कोहल इटसेल्फ impairs the person's judgment. So once they start drinking, oftentimes it becomes problematic or too much. तो ये आपने उनके साथ ये डिस्कशन जरूर करनी है. डिस्कशन करने से पहले आपने अपनी जजमेंट को थोड़ा सा जरा सस्पेंड करके, अपनी मॉरल या रिलीजियस ऑब्जेक्शन को सस्पेंड करके उनको मेडिकली, क्लिनिकली उनको आपने इस बारे में एडवाइस देनी है. नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ा सा मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं. Of course, it's a vast topic. It's a very broad topic. So we'll just touch on the basic principles of treatment. हम बात कर रहे हैं of people who are using substances in a maladaptive way, in a harmful way. इसकी बात हो रही है. उन लोगों के लिए, we are not talking about people who use alcohol recreationally, even sometimes use cannabis recreationally. It's difficult. जितना ज्यादा potent drugs होते जाते हैं, उतना उनकी recreational use problematic होती जाती है. So for instance, there's hardly any argument, hardly any discussion. Most people agree that recreational use of, for instance, heroin is a very bad idea, because even using it one time can lead to severe dependence problems. Cocaine is quite similar. Methamphetamine is quite similar. So those are very, very potent drugs जिनको recreationally use करना almost impossible है. However, as mentioned earlier, many drugs are used recreationally, such as alcohol. वो हमने बात की है कि बहुत दुनिया के बहुत से मुल्कों में alcohol is a recreational beverage. लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ, whatever, in a social setting. लेकिन अगर problematic use develop हो गई है, जैसे मैंने अभी mention किया था about that patient that I saw, then the long term goal is always complete abstinence. आपने इस drug को छोड़ देना है, मुकम्मल इसके करीब भी नहीं जाना. That's the long term goal. Short term में अगर आप उसको कम कर सकते हैं, उसको control करवा सकते हैं उनसे, फौरी तौर पे हो सकता है eventual abstinence, total abstinence possible ना हो, but in the short term you can certainly work with them कि इसको आप कम कर लें, ताकि सेकंड बुलेट पॉइंट जो उसका आपको जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, आपके मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, आपकी लीगल इश्यूज हो रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें. एंड ऑफ कोर्स नाउअडेज वी इंक्रीजिंगली वी हैव ऑप्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपीज, जो सब्सटेंस ऑफ अब्यूज को रिप्लेस करके विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी दे सकती हैं ट्रीटमेंट का. नेक्स्ट स्लाइड. अब ये थोड़ी सी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू रिपीट द सेम थिंग अगेन. इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि आप किस तरह से आपने जो ट्रीटमेंट शुरू करनी है, पहले आप ये देख लें कि आप व्हाट यू डीलिंग विद, डायग्नोसिस आप. बट वी टॉक फेयरली extensively about taking a history, doing a mental state examination, confirming or ruling in or ruling out, doing drug testing to rule out, rule in some things, so on and so forth. So ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं. थोड़ा सा हम अगली 2-3 स्लाइड में एक पर्टिकुलर टेक्निक की बात करेंगे जिसको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं या मोटिवेशन चेक करना कहते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं. गोल्स की बात हमने थोड़ी सी कर ली है. हमने कहा था कि लॉन्ग टर्म गोल तो यही है कि कंप्लीट एब्सटिनेंस हो, लेकिन फिर शॉर्ट और मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. थोड़ा सा इसमें ऑलरेडी बात हुई थी कि इन पेशेंट कब रिक्वायर्ड है. हमने ऑलरेडी बात की थी एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक्यूट विड्रॉल हो रहा है, सीवियर साइकियाट्रिक सिम्टम्स हैं,
suicidal ideation है, violent behavior है, so on and so forth. So those are all indications for referral for inpatient admission. हमने थोड़ा सा उस पॉइंट को टच किया है लास्ट टाइम, मुझे याद है हमने टच किया था, उसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि इनपेशेंट साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की डिफिकल्टीज क्या हैं. एक्सेस का इशू है, जगह नहीं है, अच्छी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी जगह नहीं है, लोग खुद रिलक्टेंट होते हैं, सोशल स्टिग्मा एंड सो ऑन. सो वी वोंट टच ऑन दैट. वी सिंपली से कि in certain circumstances it is better to make a referral for inpatient treatment rather than attempt outpatient treatment. आउटपेशेंट क्लिनिक में पेशेंट्स आपके पास खुद आएंगे, वो आपसे कहेंगे हमें को दवाई दे दें, ट्रीटमेंट हमारी करने के लिए हमें कोई 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 छोटा सा जल्दी से नुस्खा बता दें. बट लॉन्ग टर्म सब्सटेंस यूज cannot be dealt with by giving a person a prescription or by them coming to your clinic one time. ऐसे तो हो नहीं सकता. So ये फिर आपका टास्क ही बन जाता है कि उनको एम्पैथिकली और नॉन जजमेंटली कंपैशनेटली उनको ये समझाया जाए कि इसका ट्रीटमेंट जरा और तरह से होता है, इस तरह से कोई दवाई लेने से ये एक दफा क्लिनिक आने से इसका ट्रीटमेंट उस तरह से पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे बात ऑलरेडी हो रही है कि उनसे थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन हो कि वो व्हाट एग्जैक्टली काइंड ऑफ हेल्प आर दे वांटिंग. डू दे वांट टू स्टॉप इवन, or are they just looking to control the medical consequences of their substance use? Are they only looking for help with the legal problem that they're having? Do they only want their wives or their husband or their families to stop bothering them? तो पहले ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि गोल क्या है ट्रीटमेंट का, हम चाह क्या रहे हैं, पेशेंट क्या चाह रहा है, पेशेंट की फैमिली क्या चाह रही है. हमारे पर्टिकुलर कल्चर में सिंस वी हार्डली एवर डील विद पेशेंट्स ऑन देयर ओन, राइट, हमारे कल्चर में तो फैमिलीज क्योंकि क्लोजली इन्वॉल्व होती हैं डिसीजन मेकिंग में, ट्रीटमेंट में. सो ऑफन टाइम्स यू हैव टू फिगर आउट कि बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं ट्रीटमेंट में, वो सब लोग उनका 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 क्या पर्सपेक्टिव है, वो क्या चाह रहे हैं, पेशेंट क्या चाह रहा है, पेशेंट की वाइफ या पेशेंट का हस्बैंड क्या चाह रहे हैं, बच्चे क्या चाह रहे हैं, फैमिलीज पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं, perhaps एम्प्लॉयर्स का कोई इशू है कि वहाँ उनको जॉब में प्रॉब्लम हो रहा है. सो वो सारी चीजें आपने पहले एक्सप्लोर करके उसके बाद मामला आगे चलता है. डिटॉक्सिफिकेशन की बात हमने थोड़ी सी की थी. एक्यूट डिटॉक्सिफिकेशन कैन बी डन इन पेशेंट और आउट पेशेंट, वो आपने खुद डिसाइड करना है आफ्टर डूइंग द अप्रोप्रिएट असेसमेंट. यू कैन ऑलवेज सब्स्टिट्यूट फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी और बहुत सारी ऐसी अब ट्रीटमेंट्स आ गई हैं जो सब्सटेंस ऑफ अब्यूज की जगह पे प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन को सब्स्टिट्यूट करके कुछ ना कुछ हेल्प हो सकती है. नॉट इन एंड ऑफ इटसेल्फ, हमने पहले बात की है कि किसी को दवाई देने से किसी की सब्सटेंस यूज ठीक तो नहीं हो सकती. अलबत्ता मेडिकेशंस कैन ऑफर increasingly useful alternatives to using substances which are street drugs. तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हमारे पास हैं जो स्ट्रीट ड्रग्स को रिप्लेस कर लेती हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन प्रोग्राम. फिजिकल हेल्थ की, सोशल प्रॉब्लम्स की बात हमने थोड़ी सी ऑलरेडी कर ली थी. नेक्स्ट स्लाइड. दो तीन स्लाइडें आगे हम डिस्कस कर लेते हैं. ये एसेंशियली हमारा अपना मेंटल हेल्थ वालों का, साइकोलॉजी वालों का, साइकाट्री वालों का एक पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क है, एक मॉडल है फॉर अंडरस्टैंडिंग what a person goes through who is thinking about who understands, who realizes कि उनको सब्सटेंस अब्यूज का प्रॉब्लम है और उसको किस तरह से उन्होंने एड्रेस करना है, वो क्या करना चाहते हैं. ये उसकी कुछ 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 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू वो गुजरते हैं, सब लोग गुजरते हैं, जो एक तरीका अंडरस्टैंड करने का. और भी मॉडल्स हैं. दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ पर्सन विद सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स goes through as they attempt to become sober, या अगर वो अपनी सब्सटेंस यूज को गिव अप करना चाहते हैं. सो ये पर्टिकुलर जो स्टेजेस है वो लिखी हुई है. आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स टॉक अबाउट दैट, सो वी कैन गो थ्रू दैट क्विकली इफ यू वांट. नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है. फर्स्ट स्टेज, जब वो अभी सोच रहे हैं कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, या इवन ये सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है. हमारा रोल, आपका रोल, हमारा रोल इसमें यह है कि उनको इन सभी स्टेजेस में सपोर्ट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए कि वो ये देखा जाए कि वो किस स्टेज पे है और उनको कैसे हमने अगली स्टेज पे मूव करना है. सो दे मूव फ्रॉम स्टेज 1 फॉरवर्ड. आवर गोल इज टू मूव देम फ्रॉम स्टेज 1 टुवर्ड्स स्टेज 5, विच इज कि वो पहले वो सोच रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, फिर वो सोच रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो सकता हो
इसके क्या किसकी इसकी इसके what effects is it having on my life. Then moving on to decision कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना drug. Then the point comes where we can help more so where the person actually wants some help. उसको हम दवाई दे सकते हैं, उसको एडमिट कर सकते हैं, उसको वेरियस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं. फिर जब एक दफा छोड़ दिया उन्होंने, then becomes the most important stage, which is maintaining sobriety, maintaining abstinence from substance of abuse, which is often even harder than the previous stages. शॉर्ट टर्म में छोड़ना मुश्किल है, मेंटेन करना और भी मुश्किल होता है. देन वी हैड अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द फैक्ट दैट सब्सटेंस अब्यूज कैन बी अ रिलैप्सिंग इलनेस. रिलैप्स हो जाता है, कोई बात नहीं. if they relapse, दोबारा उन्होंने यूज कर लिया है, you move back to stage 2 and then start over again. और so ये कॉमन होता है, so 1 time 2 time 3 time, और इवेंचुअली फिर जब जब उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी जो डिसीजन है, उनकी जो इरादा है वो पक्का हो जाता है, then eventually they can maintain long term maintenance. Next slide. Harm reduction simply refers to certain strategies that you can use to reduce the harm, as the title says, associated with substance use. For instance, और ये सारी evidence based practices हैं. For instance, सब्सटेंस यूजर्स को, जो इंजेक्टेबल सब्सटेंस यूजर्स को जो आईवी ड्रग्स यूज करते हैं, उनको आप क्लीन नीडल्स प्रोवाइड कर दें. और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपने इस चीज पे गौर करना है कि दीज आर मेडिकली एविडेंस बेस्ड प्रूवन मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग द हार्म एसोसिएटेड विद सब्सटेंस यूज. तो उसमें आपने वो एक मॉरल या रिलीजियस जो एस्पेक्ट है उसको थोड़ा सा आपने एग्जामिन करना है कि, और ये अमेरिका में भी है जहाँ रहते थे, ये प्रॉब्लम होती थी. देयर पीपल हु हैड वेरी रिजिड व्यूज कि अगर हम ड्रग एडिक्ट्स को जो इंजेक्ट कर रहे हैं सब्सटेंसेस, उनको हम क्लीन नीडल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सो समहाउ वी आर एनकरेजिंग देयर सब्सटेंस यूज. That's not the case at all, because they are going to use needles, and if they use dirty needles, वो needle अगर शेयर करेंगे तो ड्रग यूज का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके साथ साथ उनको ब्लड बॉर्न डिजीजेस के प्रॉब्लम भी आ जाएंगे. Same thing with providing education about safe sex practices, or distributing, for instance, condoms amongst male prostitutes or even female prostitutes, to prevent sexually transmitted diseases. It doesn't mean you are condoning or you're encouraging that behavior. It simply means you are trying to limit the harm, the physical harm, the mental harm, the medical harm that is associated with their substance use, and also you are offering them the resources to completely quit. वो तो आप कर ही रहे हैं कि आप उनको encourage कर रहे हैं कि आप अपना drug use कम कर दें, बंद कर दें, हम आपकी help करते हैं, डिटॉक्स में हेल्प करते हैं, इन पेशेंट में, आउट पेशेंट में. लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिससे कि आप इन द मीन टाइम, जबकि वो अभी ड्रग यूज अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और आप उस पर उनके साथ काम कर रहे हैं, you can still do something that can limit the risk of medical harm that they can do to themselves, to their families, and to society at large also. Next slide. ये we saw this last time. ये मेरे ग्राफिक हमने लास्ट टाइम भी देखी थी, particularly related to the topic that we were discussing last time. I think it was bipolar disorder. तो इसमें भी वही चीजें हैं जो मेन उसकी जो ट्रीटमेंट के जो आर्म्स हैं, जिसमें ये बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं. डिटॉक्सिफिकेशन की बात की है हमने, सोशल नीड्स की हमने बात कर ली, हार्म रिडक्शन की बात हुई है, मोटिवेशन इंटरव्यूइंग की बात हुई है. Psycho education is just a general term which refers to very, very basic education about mental health and mental health related issues. Next slide. Yeah, अगली जो 2-3 स्लाइडें, and I think we are sort of moving towards the end of my section here. ये mental health gap में से स्लाइडें हैं. Again, let's refer back to, ये बार-बार बात आएगी कि mental health gap को आप जरूर एग्जामिन करें, आप जरूर उसको देखें, आप जरूर उसको अपना एक रेफरेंस सोर्स बनाएं. टेक्स्ट भी मौजूद है. देयर इज अ वंडरफुल ऐप, स्मार्टफोन के लिए ऐप मौजूद है, वो आप डाउनलोड कर लें. वो आपको वॉक थ्रू करती है अबाउट मल्टीपल मेंटल हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग सब्सटेंस यूज. तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जो आपको स्टेप वाइज आपको हेल्प कर देंगे कि पहले ये कर लें, फिर ये कर लें, फिर ये कर लें. And it is designed, all of these interventions, all of these tools are designed specifically with you in mind. These are for primary care practitioners,
जो जनरल प्रैक्टिशनर है, ये उन्हीं के लिए टूल्स बने हुए हैं, एविडेंस बेस्ड टूल्स हैं, वेरी वेरी यूजफुल फॉर यूज इन अ बिजी सेटिंग। जिस तरह आप लोग अपने क्लिनिक्स में हैं या अपने हॉस्पिटल में हैं जहाँ पे आपका इतना टाइम नहीं है, हम तो ज़्यादा टाइम लेते हैं, वी हैव द लग्जरी ऑफ टेकिंग मोर टाइम। ये सब चीज़ें आपको उन्होंने एक बड़े अच्छे यूजर फ्रेंडली तरीके से आपको बना के WHO ने आपको दी हैं थ्रू द मेंटल हेल्थ गैप प्रोग्राम। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब वही है, ये you can ये this is a sort of a text based graphic. If you look at the app, it will also, you can also toggle back and forth कि आप उसमें hyperlinks बने हुए हैं, आप पहले ये देख लें, फिर अगर ये करना है तो ये कर लें, you can go back and forth on that। but ये सारी चीजें उन्होंने ब्रेक डाउन की हुई हैं कि अगर opioid dependence है तो क्या करना है, go to this protocol, अगर benzodiazepine dependent go to this protocol, alcohol है तो इस तरह से करना है। जनरल प्रिंसिपल जो हैं जिसमें आपने सब केस में करने हैं, जो जो स्लाइड के राइट हैंड कॉर्नर में आप देखें तो ये सारी चीजें आपने करनी है, जो बहुत अच्छे तरीके से वेरी नाइसली लेड आउट इन दिस इज फ्री एक्सेस, दिस इज पब्लिक एक्सेस के लिए WHO की है, so इसका कोई कॉस्ट नहीं है। दिस इज अवेलेबल ऑन द WHO वेबसाइट एंड लाइक आई सेड एज एन ऐप इन योर गूगल स्टोर या एप्पल फोन का जो आपका स्टोर है उसमें भी आई एम श्योर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है, साइको सोशल इंटरवेंशन की थोड़ी सी कर ली है, साइको एजुकेशन की हमने थोड़ी सी बात कर ली है, ये थोड़ा सा उसकी डिटेल और है, यू कैन रीड थ्रू दैट। समझने की बात ये जाहिर है कि इफ यू नो द मोर यू प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स इजियर इट गेट्स। तो जब आप एक दफा करेंगे, दो दफा करेंगे, 10 दफा करेंगे, 20 दफा करेंगे, तो देन यू डेवलप अ फेमिलियरिटी विद दिस एंड देन इट बिकम्स मच इजियर एज यू गो थ्रू इट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करें, क्योंकि people with substance abuse problems, as I said earlier, frequently develop mental health problems and also frequently develop physical health problems, medical problems. So आपकी जो particular setting है उसमें ये करना लाजमी है, बिकॉज अगर substance abuse का कोई इशू चल रहा है तो वो आपकी जो मेडिकल केयर आप डिलीवर कर रहे हैं उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। So you can't afford to ignore it. It's not just enough to say कि आप किसी साइकाट्रिस्ट के पास चले जाएं या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी बात की है कि वहाँ पे एक्सेस का इशू है, साइकाट्रिस्ट कम है, साइकोलॉजिस्ट कम है, लोग रिलक्टेंट होते हैं, जाते नहीं हैं। सो ऑफन टाइम्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है कि डॉक्टर साहब आप ही कर दें। तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल मौजूद है, एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड तरीके से WHO ने आपके लिए बनाए भी हुए हैं, एंड वंस यू डू इट इट्स क्वाइट इजी। और ये आपकी जो मेडिकल केयर आप डिलीवर कर रहे हैं उसका एसेंशियल कंपोनेंट है, और उस मेडिकल केयर के आउटकम्स को ये चीज बेहतर कर देती है। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी मेडिकल केयर के आउटकम खराब हो जाएंगे। इफ यू पे अटेंशन टू दिस देन यू गेट बेटर आउटकम देन इन द मेडिकल कंडीशन यू आर ट्रीटिंग आल्सो। नेक्स्ट टाइम। ये थोड़ी सी हमने बात कर ली है। So we don't, essentially what this is referring to is a way of interviewing which tends to help people accept their substance abuse problems and move them toward those stages जो हमने बात की है। So ऐसा इंटरव्यू का तरीका जिससे उनकी क्विट करने की मोटिवेशन बढ़े, बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींस। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ी सी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, ये बेसिकली उसी को वो जो मोटिवेशन है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं ये आपको बता रहे हैं। दिस इज जस्ट ये इनर सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म है। अभी किसी का यहाँ पे एक कमेंट था, आई वाजंट श्योर कि स्लाइड जो है वो अवेलेबल होंगी या नहीं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगर जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं डॉक्टर उस्मान हमदानी एंड हिज टीम, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर if the slide deck is available, to either make this slide deck or something equivalent available to the attendees, because बहुत सारा material है जो हम cover कर रहे हैं, and then people can always refer back to it in their free time. So जो भी है source material, अगर हम slide deck नहीं share कर सकते तो हमको source material share कर दें, या अगर slide deck share कर सकते हैं तो वो share कर दें, so people can refer back to it in their free time. Next slide. Ji, Dr. Sman, would you like to say something? जी सर, मेरा ख्याल है ये शायद आपके ट्रेनीज हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, क्योंकि जो बाकी सारे अच्छा। पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें तो गूगल क्लासरूम के जरिए तमाम Oh, मटेरियल्स all की right, all एक्सेस right. है। That's fine. That's no problem. I'll do it. I'll do it. मैं अपने ट्रेनीज के साथ फिर मैं I'll manage. मैं कर लेता हूँ. I can go to Google Classroom and I'll make it accessible to them. Next slide. No, Dr. Usman, I hope it was okay to share the link with my trainee. They insisted. उन्होंने कहा जी आप अगर टॉक करें तो हमने भी सुनी, मैं कहा आप जरूर सुन लें.
Why not? They don't have enough time with me because I stay so busy. So Sure, sir. They I can slide. formally join the classroom and they can have access to all Right. materials. No Okay. worries. All right. Thank you. Thank you. थोड़ा सा मेरा टाइम लंबा हो गया तो बहुत ज़्यादा हम टाइम इस पे नहीं लेंगे इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली वो जो हमने मोटिवेशन टू चेंज की स्टेजेस थी उसी को ब्रेक डाउन किया हुआ है एंड एज यू कैन सी इन द लास्ट बुलेट पॉइंट इट इज गिविंग यू द रेलेवेंट लिंक टू द मेंटल हेल्थ गैप रिसोर्स सो इसमें वो मेंटल हेल्थ गैप अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं एसेंशियली दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग which, as mentioned earlier, is a technique to interview a person with substance use, any substance use, including alcohol, to इस तरीके से to design your interviewing, to do the interviewing in a way that increases a person's motivation to want to stop substance use. That's the idea behind motivational interviewing. Next slide. उसी की हम थोड़ा सा हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं कि किस तरह से आप उसको मैंने पहले बात की थी दैट पीपल विद सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स टेंड टू बी क्वाइट डिफेंसिव कई दफा खुद नहीं आते फैमिली लेके आती है वो कई दफा हॉस्टाइल भी हो सकते हैं गुस्से में हो सकते हैं कहते हैं हमें कुछ नहीं है ऑल ऑफ दिस सो पहला काम आपका ऑफ कोर्स यू कांट फोर्स समवन टू स्टॉप अब्यूजिंग अ सब्सटेंस अगेंस्ट देयर विल ऐसा तो हो नहीं सकता we talked about if you put a person in a hospital, you can do that against their will. Uh, but even then, 2-3 हफ्ते 3-4 हफ्ते अगर आप उनको अस्पताल में रख भी लेंगे और जबरदस्ती उनको छुड़वा भी देंगे, eventually once they come out back into the society, into the community, they can always relapse back again. So this is essential जो बातें यहाँ पे हो रही हैं to help them understand कि क्यों उनको उनको छोड़ने की जरूरत है और ये कोई this can't be a forceful dictatorial process. They have to become partners with you. They have to be on board. They have to agree that this is a problem. पहला स्टेप फिर वही हो जाता है कि पहले उनको इस चीज पे आपने मोटिवेट करना है कि वो कम से कम ये इस चीज को देख तो सकें इस चीज को मान तो सकें कि उनको प्रॉब्लम कोई चल रहा है स्टार्ट तो वहां से होता है वो जो हमने पहले बात की थी pre-contemplation and contemplation. So this is just breaking down the technique for how to do that, starting from when they first come to your clinic and how you proceed from there. Next slide. Essentially जब मेरे पास लोग आते हैं तो ये बड़ा कॉमन हमारे जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं a person who is mentally unwell will often come and say there's nothing wrong with me. Why have they brought me here? I don't need to be here. I'm not sick. I'm not well. So पहला फिर काम मेरा बन जाता है हमारा ये बन जाता है कि उनके साथ बैठ के बात की जाए काम किया जाए उनको ये समझने में हेल्प की जाए कि अगर उनको लाया गया है तो कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ डूइंग इट one method that doesn't work is to force them to say कि नहीं ऐसे करना है वो तो अगर वो ऐसे हो सकता होता तो वो घर में कर लिया होता उनकी फैमिली ऑलरेडी उनको फोर्स करने की कोशिश कर रही है स्पाउस कर रहा है जो भी कर रहा है so that is almost always a bad idea. The treatment begins, any kind of change begins by helping a person take responsibility for whatever is happening in their life. ये तो हमारा मेंटल हेल्थ का एक बुनियादी सा असूल भी है सो इसमें आप बहुत सारे तरीके से आप उनके साथ काम कर सकते हैं कि यार जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपका क्या रोल है नेक्स्ट स्लाइड And then, you can explore the various reasons. They might have an underlying substance use issue. मैंने पहले बात की थी कि underlying, mental health issue, जिसकी वजह से, for instance, a person with anxiety disorder who never got treatment but started drinking alcohol instead. ठीक है ना? So all of those things, they may be involved in the substance use economy. और बहुत सारा लोग होते हैं जो substance जब use कर रहे होते हैं तो साथ वो बेचना भी शुरू कर देते हैं, डील करना शुरू कर देते हैं. Schoolon mein, collegeon mein, making some extra money, all that. So all of these things need to be explored, and then they need to be helped to find alternatives to that lifestyle that they've developed. Next slide. फिर ऑफ कोर्स अगर आगे हम चल रहे हैं तो फिर किसी वजह से भी लाए गए कोई प्रॉब्लम हुआ है तो तभी तो आए they have some social issues, some employment issues, some legal issues, some medical issue. So that could be the next step in helping them understand कि कहाँ पे हो सकता है. बार बार ये बात हो रही है. Look at the last bullet point, effective communication skills की बात हो रही है. Please, you must suspend your judgments. Okay, we all have strong feelings about various different things, and substance use is something that everybody, including mental health professionals, tend to feel negatively about. मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ
हमारी मेंटल हेल्थ कम्युनिटी में भी substance users tend to be one of those जिनके खिलाफ हम हमारा भी स्टिग्मा है. We somehow feel कि ये लोग खुद नहीं छोड़ना चाहते, जान के कर रहे हैं, ये ठीक होना ही नहीं चाहते वगैरह. So that all of that has to, other than the, we already talked about the religious and the moral objections, अल्कोहल की हमने बात की थी. तो उस चीज को आपने जरा साइड पे रख के आपने एम्पैथिकली नॉन जजमेंटली अगर आप बात करें, क्योंकि अगर वो चीज अगर आप मॉरल एंड रिलीजियस जजमेंट्स आप देना शुरू कर देंगे तो वो तो जो भी पेशेंट आया वो तो वैसे ही डिफेंसिव हो गया, तो आपका फिर वो पर्पस डिफीट हो जाएगा. फिर उनके साथ आप पार्टनरशिप में मिलकर काम नहीं उनके साथ कर सकते आप. नेक्स्ट साइड. नेक्स्ट साइड. सो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है. बेसिकली सिर्फ वो बातें ये कर रहे हैं कि अब हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं. उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो ब्रेकडाउन है हमने बात की है. इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, साइकोलॉजिकल हेल्प है, मेडिकल हेल्प है, हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. सो दिस इज बेसिकली जस्ट टॉकिंग वॉकिंग यू थ्रू दिस. You can always refer to mental health gap to get more details on what is being talked about here. Next slide. This is something that you may not have time to do in your primary care setting, but of course हमारा जो mental health का काम है उसमें तो हम ये एक बुनियादी सी चीज है. This is a central part of the work that we do in terms of how is this problem holding you back from what you want to achieve. So अगर आप if you have time and if you have interest, you can certainly help them with that. My main concern when I give these talks is the restriction of time, क्योंकि आप लोगों का busy clinics होते हैं, बहुत ज्यादा patient होते हैं. So how much time can you spare for something like this? But I think जो basic principles हैं, जो hopefully जो core बातें हैं, जो central बातें हैं, और आपको समझिए hopefully समझ आ गई होगी क्यों कुछ जो main चीजें हैं उस पर कुछ ना कुछ emphasis करना, कुछ ना कुछ assessment करना, कुछ ना कुछ recommendation देना जरूरी है to support the medical work that you're doing with them. Next slide. Basically we are just talking about the same things in terms of how you can, this is a little bit more in-depth understanding, in-depth work of what we do as mental health professionals. You may or may not have interest, you may or may not have time to do this, but going back, I keep repeating myself कि जो basic चीजें हैं वो आपने बहरहाल you need to make an effort to do that in order to improve the outcomes for patients and their families, not just in their mental health arena, but also in your medical arena. Next slide. We've talked about this inpatient, outpatient, medications हैं, psychological treatments हैं, psychiatric treatments हैं. जो third bullet point है उस पर एक दोबारा गौर कर लें, because we live in a society which is somewhat authoritarian and somewhat paternalistic. हमारे यहाँ पे होता है कि जी ऐसे करो, ऐसे करो, मैंने ऑर्डर कर दिया, ऐसे करो. एंड दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉट अ वेरी गुड आइडिया. पेशेंट के साथ बैठ के, फैमिली के साथ मिलके एक पार्टनरशिप में आप बात करें ताकि उनको भी लगे कि उनका बाय इन है, उनसे कुछ पूछा जा रहा है, ताकि उनका स्टेक आउटकम में बढ़े. तब यू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम रादर देन जस्ट सेइंग कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, व्हिच इज ऑफन नॉट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. नेक्स्ट स्लाइड. ये ऑलरेडी we can skip this. Next slide. Usman, I think I've gone a little bit over time. Should I keep going or should we go ahead and take a break? It's I think आप सर बताओ. 2 या 3 स्लाइड्स रहती हैं, All उसके right. बाद So वैसे let me ब्रेक आ let रही me है. जी. let me go ahead and finish. ये मैंने बात already की थी. Uh, so a person with substance abuse problems tends to have medical issues, mental health issues, so on and so forth. It is a difficult population to work with, but in a way, getting them sober, उनकी substance use छुड़वाना is the easy part. जैसे भी आपने करना है, inpatient करना है, outpatient करना है, जैसे भी करना है, उनको उनसे एक दफा छुड़वा देना फिर भी आसान होता है. लेकिन उसको मेंटेन करना, उनको छुड़वाए रखना, जैसे मैंने पहले कहा था, द मेंटेनेंस पार्ट, वो जो हमने मोटिवेशन इंटरव्यू में बात की थी, मेंटेनिंग सोब्राइटी एंड प्रिवेंटिंग रिलैप्स इज एक्चुअली द मच हार्डर पार्ट, क्योंकि वो तो एक लाइफ लॉन्ग एक एफर्ट होती है. अमेरिका में हम क्या करते थे, हमारे पास जो सब्सटेंस यूजर्स आया करते थे हु वर रिकवरिंग, उनका एक कॉल होता था, विच आई रिपीट क्योंकि वो खुद ही कहते हैं, सो इट्स नॉट स्टिग्मेटाइजिंग देम. और वो होता था, once an addict, always an addict. So if you've had, and what that means is that if you've had a problematic
pattern of substance use at any time, then that can return, किसी वक्त भी आपका रिलैप्स हो सकता है। तो अगर आप सोब्राइटी मेंटेन, आपने सोब्राइटी कर ली है, अब 6 महीने गुजर गए हैं, साल गुजर गया है, 2 साल गुजर गए हैं, you are still an addict and you still need to keep working on maintaining your sobriety. तो वहां पे जो अमेरिका का आपने नाम सुना होगा, वेरी वेरी पॉपुलर अल्कोहल के हवाले से बात कर लेते हैं, वेरी वेल नोन प्रोग्राम कॉल अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मीटिंग्स होती हैं, वो लोग जाते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें एक उनका एक रिचुअल होता है, एक छोटा सा उनका एक ट्रेडिशन होती है कि कोई बंदा, अगर किसी बंदे ने 1 हफ्ते के लिए छोड़ा हुआ है, तो उसको वो एक ब्रूच देते हैं, मेडल देते हैं। 1 महीने का एक मेडल होता है, फिर 1 साल का एक मेडल होता है, फिर 10 साल का एक मेडल होता है। तो मेरे पास पेशेंट वहां पे अमेरिका में आया करते थे, जिनके पास जो आप, जाहिर है कि अगर आपने सोब्राइटी मेंटेन कर लिया, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप एडिक्ट हैं या अल्कोहलिक हैं। सो दे वुड से, डॉक्टर आशमी, आई एम एन अल्कोहलिक, एंड आई यूज्ड टू से, रियली? ही सेड, या, आई हैव बीन सोबर फॉर 10 years, आई एम एन अल्कोहलिक। सो वो, इवन अगर आप 10 साल से आपने नहीं टच किया अल्कोहल, 15 साल से नहीं टच किया, वो फिर भी कहे हम अल्कोहलिक ही, हम दोबारा नहीं कभी यूज करेंगे। लेकिन हम ये देखें, हमारा मेडल हमने 1 साल से नहीं यूज किया, 3 साल, 5 साल से, 10 साल से, फिर जस्ट अ वे ऑफ रिमाइंडिंग। सो इसमें मैंने लास्ट बुलेट पॉइंट आप देखें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने उनको सपोर्ट करना है, एक्सेप्ट करना है कि उनको प्रॉब्लम है, और अगर आपको लगता है कि उसको मेडिकलाइज करने से उनके लिए आसानी है, आपके लिए आसानी है, सो थिंक ऑफ इट एज अ मेडिकल प्रॉब्लम। अल्कोहल अब्यूज इज आल्सो मेडिकल इलनेस, हेरोइन अब्यूज इज आल्सो मेडिकल इलनेस। उसमें मेडिकल चेंज, ब्रेन में मेडिकल चेंजेस होती हैं, बॉडी में चेंजेस होती हैं, तो उसको आप मेडिकली ट्रीट कर लें। अगर अपने आप को के लिए आपने उसको डिस्टिग्मेटाइज करना है, उनके लिए डिस्टिग्मेटाइज करना है, थिंक ऑफ इट एज ट्रीटिंग एनी अदर मेडिकल इलनेस। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ी सी हमने बात कर ली है कि मोटिवेशन जो है वो कहाँ से शुरू होती है, फिर कहाँ जाती है। एंड वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट मेंटेनिंग द चेंज इज एक्चुअली द डिफिकल्ट पार्ट, स्टार्टिंग इट, एक चीज को एक्सेप्ट करना, स्टार्ट करना वहां से, और फिर चेंजेस को, आप जो भी आपने चेंजेस करने हैं, लेकिन मेंटेन करना, स्पेशली फॉर सब्सटेंस यूज, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इज अ रियल चैलेंज। बट मैं उनको, अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ, इट गेट्स मच इजियर एज यू गो along, right? So if you're sober for 1 month, it's difficult. If you're sober for 6 months, it's a little bit easier. 1 साल, little bit easier. 2 साल, little bit easier. So जितना आप लंबा सोब्राइटी रखेंगे, उतना फिर वो relatively easy होता जाता है। बट उसमें उनको वो सब चीजें, वो सब हेल्प चाहिए, वो सब सपोर्ट चाहिए, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही मेंटल हेल्थ गैप आ गया, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अगर लेफ्ट साइड पहले कॉलम में आप देखें, तो 2.4 म्यूचुअल हेल्थ ग्रुप्स, उसमें आप वहां पे वो चीज मेंशन है जो मैंने अभी मेंशन किया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। अमेरिका में तो जितनी भी सब्सटेंसेस होती हैं उसके हवाले से होते हैं, जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस, और बहुत तरह के ग्रुप्स होते हैं। और ग्रुप्स जो होते हैं वो बेसिकली they are not mental health or specialist driven groups, they are driven by people who are suffering from the condition. So वो लोग खुद ही आते हैं, जो रिकवरिंग जो सब्सटेंस यूजर्स होते हैं, जो बंदा है जो 5 साल से सोबर है, 10 साल से सोबर है, वो उसको लीड करता है, एंड देन दे हेल्प ईच अदर find the resources, help each other, support each other, and support sobriety. So ये again, this is from mental health gap, which you can refer to when you have some time, और ये रिसोर्स आप जरूर इसको आप अच्छी तरह स्टडी करें, और इससे हेल्प भी लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको, जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये चीजें मेंशन है सारी। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेशल पॉपुलेशंस की बात हो रही है, एडोलेसेंट्स हैं, उनके ज़ाहिर अपने चैलेंजेस होते हैं, विमेन हु आर प्रेग्नेंट। बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी कि जब आप औरतों को ट्रीट करते हैं तो आपने ख्याल रखना है, a woman who can potentially become pregnant or might be pregnant or has young children, so on and so forth, उसमें ब्रेस्ट फीड कर रही है अगर कोई औरत, तो उसके कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होते हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। So I think we are at the end of my section here, so I'll stop here. And thank you very much to all the participants, and thank you to Dr. Usman and his team. Thank you. अच्छा, ये मैंने एक्टिविटी इसलिए डाल दी थी कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग जो भी डॉक्टर अली ने आप लोगों को वॉक थ्रू किया है, ये एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है आप लोगों का इम्तिहान लेने के लिए, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक बंदा जो है वो कोई सब्सटेंस यूज़ करता है और ये इस तरह का सिनेरियो आपके पास, और अगर इस तरह का सिनेरियो आपके जो है वो
इम्तिहान के अंदर आ जाए, जैसा कि आपका होना है डीएफएम का, तो जो लोग इसकी तैयारी कर लेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें सुनने समझने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। तो इसलिए मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की स्लाइड्स भी हैं में, और ये वैसे भी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में तमाम चीज़ों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो मैंने ये सिनेरियो इसलिए यहाँ पे डाला था बिकॉज वी वोंट बी गोइंग थ्रू दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के तमाम स्टेप्स आपके पास मौजूद हैं, और आप यहाँ से देख के इसे शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर हुदा, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आप ना सॉरी, एक डॉक्टर हुदा ऐसा करें कि डॉक्टर अली ने जो स्लाइड्स कवर की थी ना, उनमें किसी तरह पहले सिनेरियो था जो एमएच कैप का था, इस पे जाएं। ये नंबर 2 है ना प्रोटोकॉल, पीछे जाएं। मैं थोड़ा सा एक रिकैप्चर करके वापस आए, वापस, 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 मजीद, जी जी। ये देखें, ये वापस, अब नॉक्स, ये देखें हम प्लानिंग ट्रीटमेंट के अंदर, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। नेक्स्ट स्लाइड, जो एमएच कैप का टेबल है। डॉक्टर साहब पीछे जा रही हैं आप, आगे आए। सो चलें, इधर भी रुक जाएं, ठीक है। ओवरऑल सब्सटेंस यूज़ की मैनेजमेंट के हवाले से आप ये देखें, जो पहला प्रोटोकॉल है ना, वो हार्मफुल यूज़ का है। एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन कि हम हार्मफुल यूज़ किसे कहते हैं, कि जब कोई शख्स सब्सटेंस यूज़ कर रहा हो और उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और सोशल ऑक्यूपेशनल हेल्थ के ऊपर उसका इम्पेक्ट आ रहा हो बुरा, तो आप उसे हार्मफुल यूज़ कहते हैं। तो ये इसने बताया हुआ है कि जब किसी शख्स को आप ये देखें कि उसको हार्मफुल यूज आ रहा है, यानी उसके सब्सटेंस कंज्यूम करने से उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, इसकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज मुतासर हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपने साइको एजुकेशन देनी है। और साइको एजुकेशन क्या है? जो हमने सारी चीज़ों के बारे में अभी तक बात की है, आप उसकी असेसमेंट करते हैं, आप उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं। और ये जो हमने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की बात की है, दैट कम्स एज अ नेक्स्ट स्टेप उसके साथ। और ये मैं चीज़ जो हाईलाइट आपको करना चाहता हूँ वो ये कि ये वो चीज़ें जो आप प्राइमरी केयर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, एंड एक्चुअली दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प द पेशेंट द मोस्ट रियली। इसके अलावा और सब्सटेंस यूज में कोई इतनी बड़ी गीदड़ सिंगी है नहीं। आप अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू फॉर अ पेशेंट, एंड यू कैन डू दिस वेरी वेल बीइंग द प्राइमरी केयर पॉइंट फॉर अ पर्सन इन देयर कम्युनिटी सेटिंग्स। तो आप ये देखें कि आप साइको एजुकेशन देंगे, उन्हें मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करेंगे, जो सारी नेक्स्ट स्टेजेस हैं मैं दोबारा एक दफ़ा आपको क्विकली वॉक थ्रू करा दूंगा। और फिर आप उनकी रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग यूज की जो हार्म रिडक्शन की स्ट्रेटजीज हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जो एमएच कैप में गिवन है। उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल नीड्स को देखें, उनके साथ फॉलो अप प्लान करें। सो दिस इज मेनली द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी। सो यू सी अ पेशेंट who is using substances and it is causing them their mental health problems, physical health problems, their occupational health problems, their functioning is being affected, their family life is being affected. This is where you start. Next to the slide. दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि प्रॉब्लमेटिक ये कब होती है, जब उनमें डिपेंडेंस हो जाए। अब डिपेंडेंस भी हमने बात की थी, दो लेवल्स पे होती है, एक फिजिकल डिपेंडेंस है, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। अब अगर वो शख्स डिपेंडेंट है इसके ऊपर, तो किन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो सकता है? वो ओपियाइड्स पे डिपेंडेंट हो सकता है, वो बेंजोडाइजेपीन्स पे डिपेंडेंट हो सकता है, वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो सकता है, वो कुछ और सब्सटेंसेस पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। अब इन तमाम चीज़ों में क्या चीज़ है? अगेन साइको एजुकेशन, दिस इज अगेन समथिंग जो अभी तक हमने सारी चीज़ बात की है। आप किस तरह पेशेंट से रेपो बनाते हैं, उससे थेरेपेटिक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, उसको साथ डिस्कशन करते हैं, इसकी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उसको असेस करते हैं कि वो भी किस स्टेज पे, वो प्री कंटेम्पलेशन पे है, वो कंटेम्पलेशन पे है, उसने डिसीजन कर लिया है, वो एक्शन लेना चाहता है, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, उसको फॉलोअप में हेल्प करना है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। और फिर उसके बाद अगर डिटॉक्सिफिकेशन सर्विसेज देखें, अगर उसे इन पेशेंट की ज़रूरत है, आउट पेशेंट की ज़रूरत है, अगेन डॉक्टर अली ने जो बात एम्फेसाइज की, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारे पास कोई ऐसी पुड़ी नुस्खा है विच इज़ फ्यूल्ड बाय मैनी ऑफ दीज, जो ड्रग डिटॉक्स के सेंटर्स होते हैं उससे, कि आए जी तमाम इलाज का, तमाम नशे का ज़बरदस्त इलाज। एज यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ वेरी मच biopsychosocial problem. There are biological elements to it which we can treat with drugs. There are psychological elements and there are comorbidities with other things. And then there are social determinants to it. So it is very difficult to say that you can perfectly treat it. And as Dr. Ali said, कि relapse होना substance use में is a rule rather than the exception.
So being able to provide a longer term care in a more holistic way is more important rather than a crash course. अच्छा, फिर अगेन मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डू फॉर ऑल सब्सटेंसेस. सो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग आपको लाजमी तौर पे आनी चाहिए, एंड दिस इज द थिंग दैट यू कैन प्रोवाइड इन प्राइमरी केयर सेटिंग्स एंड इज प्रूवन टू बी इफेक्टिव. और जैसे मैंने भी आपको कहा कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट को कंसिडर करें और साइको सोशल ट्रीटमेंट को कंसिडर करें. अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते ब्रीफ इंटरवेंशंस पे, तो बाकी दूसरी थेरेपीज भी हैं जिन आप उनको दे सकते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, बाकी और चीज़ें हैं. सो दिस इज द की थिंग. नाउ कमिंग वेरी ब्रीफली टू डिपेंडेंस ऑन ओपियाइड्स. तो अब आप ये देखें कि इसमें जो असूल है वो क्या है कि आप मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दें उसे रादर देन डिटॉक्स, क्योंकि जब वो आप उसकी डोज रिडक्शन करेंगे और उन्हें हार्मफुल से लेस हार्मफुल के ऊपर लेके आएंगे, दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट. रैपिड डिटॉक्स माइट नॉट रियली वर्क. अगर आपको डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा सीवियर लग रही है तो हो सकता है आपको ओपीआइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देनी पड़े, जो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में मैसर है, क्योंकि इसके बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी इसको अवेलेबल करने की. इसी तरह अगर वो बेंजोडाइजेपीन्स पे है, तो अगर आप एकदम से इसका विड्रॉल कराएंगे ना, तो इससे सीजर्स और डिलीरियम हो सकते हैं. इसी तरह अल्कोहल में भी अगर एकदम से सडन सिसेशन होगा तो सीजर और डिलीरियम हो जाएंगे. तो दोनों और तीनों केसेस में एक्चुअली आपने ग्रेजुअल उसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है. तीनों के अंदर एक्चुअली पहली दो कंडीशंस में तो डेफिनेटली आपने उनको सब्स्टिट्यूशन करवानी है दूसरी चीज़ों से. जैसे बेंजोडाइजेपिन नॉर्मली डिपेंडेंस होती है जो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है उनके साथ, तो आप उन्हें क्या करते हैं कि लॉन्गर एक्टिंग देते हैं, ताकि उनका जो विड्रॉल पीरियड है वो एकदम से ना आए और वो ज़्यादा टाइम नॉर्मल गुजार सकें, एंड देन यू हेल्प विद देम. और ये आपको प्रोटोकॉल्स डिटेल में एमएच गैप में मिल जाएंगे, सो यू कैन फॉलो थ्रू देम. इसी तरह जो अल्कोहल की है, तो हमने डिटेल में डॉक्टर अली ने बात की थी कि किस तरह आपने अल्कोहल की उसमें उनको लेके चलना है. और एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो थायमीन जो है उसको आपने ज़रूर देना है इनको 100 मिलीग्राम पर डे पर ओरल, ताकि उनकी जो वर्निक्स एनसेफेलोपैथी है वो ना हो सके. अदरवाइज इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट. So this is what I just wanted to bring in you with the big picture. Now, Dr. Huda, you can go to the current slide. Next. अब ये देखें, ये वही स्लाइड जो अभी हम देख रहे थे, मैंने जस्ट रिकैप्चर के लिए यहाँ रखी थी ताकि आपको रिकॉल करके आपको मैं डॉट्स कनेक्टिंग कर दूं. नेक्स्ट. अब तीसरा प्रोटोकॉल क्या है? अल्कोहल विड्रॉल का. तो अगर कोई शख्स आपके पास आता है जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, अब आप उसको विड्रॉल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो हाउ डू यू डील विद देम? तो पहली चीज़, इनकी क्वाइट और नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है. एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसा कि पोटेशियम और मैग्नीशियम. अगर वो डिहाइड्रेटेड हैं तो उन्हें दें साथ आईवी थेरेपी. ओरल फ्लूइड्स को इनकरेज करें. और थायमिन देना अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखें, इसमें रेड बॉक्स बना हुआ है, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग वर्निक्स एनसेफेलोपैथी. सो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और इसमें आपको कंफ्यूजन, निस्टिग्मस, ऑफ्थल्मोप्लीजिया और एटेक्सिया नजर आते हैं. और इसकी प्रिवेंशन के लिए आपने थायमीन 100 मिलीग्राम ओरली पर डे देना है. और इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसकी कुछ डोज ज़्यादा होती है, जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, विच इज़ अप टू 500 मिलीग्राम पर डे जो आपको देना पड़ता है. और वो कहते हैं कि आप ग्लूकोज देने से पहले थायमीन ज़रूर दें, ताकि वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी ना हो अल्कोहल के विड्रॉल में. और जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसमें अहम चीज़ डायज़ेपाम देना है. इनिशियल डोज अप टू 40 मिलीग्राम पर डे, यानी 10 मिलीग्राम आप 4 डिवाइडेड डोजेज में दे सकते हैं, या 20 मिलीग्राम 2 डिवाइडेड डोजेज में दे सकते हैं 3 से 7 डेज तक, ताकि वो एकदम से उसका विड्रॉल प्रेसिपिटेट ना हो, सीजर्स डिलीरियम में पेशेंट ना चला जाए. और हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो तो फिर आप उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं, हायर डोजेज में दे सकते हैं. अगर पेशेंट इम्पेयर्ड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के साथ है, जैसे हमने बात की थी कि ये नॉर्मली कोमॉर्बिड बहुत ज़्यादा होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, तो अगर कोई हेप बीसी की वजह से उसको लिवर फेलियर भी है और उसकी सिरोसिस भी चल रहा है, तो आपको पता है कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है बेंजोडाइजेपिन्स की, वो डिलेड हो जाएगी, जिसका मतलब है कि उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपको उसको लोअर डोज देनी पड़ेगी. तो जो हम 40 मिलीग्राम की बात कर रहे हैं, वो आप रिड्यूस करके उसे 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा देर बॉडी में रहेगी तो वो ज़्यादा असर करेगी. और अगर आप बड़ी डोज दे देंगे तो उससे क्या होगा
पेशेंट जो है वो सेडेट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो प्लीज़ यूज़ दिस विद कॉशन इन पेशेंट्स विद लिवर डिजीजेस। अच्छा, अब ये देखें कि जो क्लिनिकल टिप है उसके अंदर क्या है कि जो प्लेन्ड अल्कोहल सेसेशन हो तो उसमें सीवियर विड्रॉल के लिए असेस करने के लिए आप क्या करेंगे कि क्या उन्हें पास्ट में जब विड्रॉल हुआ है तो कोई सीवियर सिम्टम्स तो नहीं आए, कोई सीजर या डिलीरियम तो नहीं हुआ, कोई दूसरी दवाई तो नहीं ले रहे, कोई साइकियाट्रिक इश्यूज और इसके अलावा कोमॉर्बिड तो नहीं है, और जो लास्ट 6 घंटे थे मतलब लास्टिंग से उसके दौरान फौरन तो विड्रॉल सिम्टम्स आने तो नहीं शुरू हो गए, क्या पेशेंट ने पहले आउट पेशेंट अटेम्प्ट्स ऐसी की हैं जो फेल हुई हैं, क्या पेशेंट को सोशल सपोर्ट नहीं है। अब अगर ये चीज़ें आपको बताती हैं कि दिस इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट, तो फिर अब आपको ना इन पेशेंट एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर इसके साथ काम करना होगा रादर देन इन द प्राइमरी केयर ओपीडी सेटिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि जनरल प्रिंसिपल्स विड्रॉल के किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर, तो हाइड्रेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता है कि ना कुछ नॉन स्पेसिफिक हैं सिम्टम्स जो कि अक्रॉस होंगे, जैसे कि उन्हें नोजिया हो रहा होगा तो आप उन्हें एंटीमेटिक्स देंगे, उन्हें पेन्स हो रहे होंगे तो आप उन्हें एनाल्जेसिक्स देंगे, उन्हें इंसोम्निया होगा तो आप उन्हें लाइट सेडेटिव्स देंगे। और अगर वो सेफ है, इफ़ इट इज़ सेफ एंड इफ़ दे वांट टू लीव फ्रॉम द ट्रीटमेंट फैसिलिटी तो वो जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको सोशल सपोर्ट मैसर है, उनको कोई देख रहा होगा, ये ना हो वो दोबारा यूज़ करना शुरू कर दें चीज़ों को। और डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं पोस्ट इंटॉक्सिकेशन पीरियड में, विड्रॉल के बाद, इन तमाम चीज़ों के बाद रिस्क ऑफ सुसाइड उसकी वजह से बहुत बढ़ जाता है, तो यू नीड टू बी अलर्ट टू दिस। और उनको कॉन्टीन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को मेक श्योर करें, वरना अदरवाइज ऑल द एफर्ट्स वुड फेल। अब हमने अल्कोहल विड्रॉल के बाद हमने ओपियाइड्स की बात करनी है। ओपियाइड के अंदर जो है वो ये कहते हैं कि कॉशन, उन्होंने पहले शुरू इसको कॉशन से ही किया है, और वो ये कहते हैं कि अगर इंजेक्शन यूज़ हो और वो ओपियाइड्स जो हैं अपने इंजेक्शन से ले रहे हैं, आपको पहले पेशेंट को साइको एजुकेट करना पड़ेगा कि अब उसके साथ होगा क्या जब हम उसकी ओपियाइड्स के विड्रॉल को ट्रीट करेंगे, क्योंकि उसको टॉलरेंस डेवलप हुई हुई होगी। और दूसरी बात ये कि जब आप उसके ओपियाइड्स को विदहोल्ड करेंगे ना, तो उसकी जो टॉलरेंस है टू द ओपियाइड्स वो लोअर हो जाएगी। यानी जितनी पहले वो डोज में अपने ये ओपियाइड एडिक्ट्स लेता था, ड्रग्स लेता था, अब अगर वो पुरानी अमाउंट जितनी कंज्यूम करेगा ना तो उसको हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाए और बहुत सीवियर हो जाए सिम्टम्स। तो ये चीज़ उसको बताना बड़ा ज़रूरी है कि इनएडवर्टेंटली हो सकता है कि वो दोबारा यूज़ करे, क्योंकि ये पहली दफ़ा में कोई अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होती। तो अब अगर वो दोबारा यूज़ करेगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर पुरानी डोज पे करेगा तो उसे बहुत सीवियर इंटॉक्सिकेशन या आपको ओवरडोज हो जाएगी, जिसकी वजह से इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको ये चीज़ पहले बताएं। अब इसने कुछ ओपियाइड की सब्स्टिट्यूशन थेरेपीज दी हुई हैं जिनमें ब्यूप्रीनॉर्फिन है, मेथाडोन है, क्लोनिडीन है और मॉर्फिन सल्फेट है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि पाकिस्तान में इस वक्त इनमें से कौन सी अवेलेबल है। Maybe I'll check this with डॉक्टर अली या डॉक्टर फरीद नेक्स्ट टाइम एंड आई विल कंफर्म यू कि इनमें से कौन सी है जो हम दे सकते हैं वहाँ पर। या आप में से अगर किसी को इल्म है तो प्लीज़ डू पुट दिस इन द चैट कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तीसरी चीज़ आपके पास क्या है, ओपियोइड की एगोनिस्ट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। सो ओपियोइड एगोनिस्ट हैं जो कि आप यूज़ करते हैं ताकि वो सब्सटेंस ना यूज़ करे, बल्कि जो मेथाडोन है, बुप्रीनॉर्फिन है, आपको वो दे सकें, आप पेशेंट को देते हैं, जिसकी वजह से वो उन ड्रग्स को यूज़ नहीं करता बल्कि इन एगोनिस्ट को यूज़ करता है जो कि उसको हेल्प करती हैं। और जाहिर है इसकी वजह से मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो बेंजोडाइजेपीन्स हैं, वो उसका सिंपल सा असूल ये है कि उसे आप लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन पे स्विच कर दें और फिर टेपर करें ओवर 2 से 3 महीने तकरीबन, और उसे साथ सपोर्ट दें मुसलसल, घर की तरफ से, आपकी तरफ से, हर तरह की सपोर्ट होना। और वो कहते हैं कि अगर सीवियर हो बेंजोडाइजेपीन विड्रॉल तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके सीजर्स हो सकते हैं, आपकी डिलीरियम हो सकता है, और फिर जाहिर है आपको इसे स्पेशलिस्ट फैसिलिटी में मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं इसकी सारी तफसीलात से नहीं जाऊंगा, मैं आपको जस्ट ना क्लास और मेडिकेशन बताऊंगा। डोजिंग, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर गिवन इन दिस टेबल और यू कैन लुक एट इट इन द एमएच कैप गाइड।
सो बेंजोडाइजेपीन्स आप कब यूज़ करते हैं? जब आप अल्कोहल को या स्टिमुलेंट को या साइकोसिस के अंदर उसके विड्रॉल को या उसके एजिटेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप इसको 10 से 20 मिलीग्राम की उसमें देते हैं। आप इसे दो मतलब यू कैन गिव इट इन 4 डिवाइडेड डोजेस, यू कैन इंक्रीज द डोज अप टू 40 मिलीग्राम्स। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है कि ये सेडेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। और अगर आपके पास आपको ये सस्पिशन है कि ये ओपियाइड था यूज़ और जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, या आपको पता है कि दूसरे सेडेटिव्स को इससे दिए गए हैं, तो इसके मजीद इफेक्ट्स पोटेंशिएट हो सकते हैं। इसी तरह लिवर डिजीज़ में इसके इफेक्ट्स पोटेंशिएट हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये इल्म हो। फिर इसी तरह आपके पास जो ओपियाइड एंटेगोनिस्ट है नेलोक्सोन, आप इसको यूज़ करते हैं ओपियाइड ओवरडोजेज के लिए। ये तो हम सारों ने अपनी ईआर में, हाउस जॉब में बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के यूज़ किए हुए हैं, जहाँ जब ओपियाइड ओवरडोज के केसेस आते हैं, हम देखते हैं पिन पॉइंट पीपल है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है और हिस्ट्री है इस तरह की सब्सटेंस यूज़ की, तो हम यूज़ करते हैं। विटामिन मैंने बताया था थायमिन, जो विटामिन B1 है, हम इसको प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दो डिफरेंट तरीकों से यूज़ करते हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में। 100 मिलीग्राम डेली फॉर 5 डेज ओरली यूज़ करेंगे जब आप प्रिवेंशन करना चाहते हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के इन एनी पेशेंट जिसमें आप प्लान विड्रॉल कर रहे हैं। इसी तरह आप 500 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं आईवी और आईएम इन 2 to 3 टाइम्स डेली फॉर अप टू 5 डेज, जब किसी को वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी डेवलप हो जाए। अब जो ओपियाइड एगोनिस्ट है ना, मेथाडोन, ब्यूप्रेनोर्फिन और मॉर्फिन सल्फेट, ये उसको एक तरह से ओपियाइड विड्रॉल के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके अंदर आप देखते हैं कि ओपियोइड विड्रॉल में आप किस तरह से इसे 20 मिलीग्राम से यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस में 10 to 20। लेकिन ये ना बहुत ट्रिकी चीज़ें हैं, क्योंकि देर इज़ अ रिस्क कि इनका गलत इस्तेमाल भी होता है, इन्हें बहुत सुपरविजन में यूज़ करना पड़ता है, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स की प्रोफाइल भी है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ देम। इसी तरह ब्यूप्रेनोर्फिन है, जो कि डॉक्टर, अभी इन्होंने कमेंट में लिखा है डॉक्टर फैसल ने, कि इट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो आप ये देख सकते हैं कि इनिशियल डोज 4 से 8 मिलीग्राम है, और आप उसे 4 से 8 मिलीग्राम के तौर पे इंक्रीज करते जाते हैं अनटिल उसे ओपिएट विड्रॉल के सिम्टम्स बंद हो जाए आने। और ये सेडेशन कॉज करेगी, एटेक्सिया, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज में इसको बहुत ध्यान से यूज़ करें। इसका पोटेंशियल फॉर एब्यूज़ है, और एब्रप्ट सेसेशन से विड्रॉल सिम्टम्स। ये सारी जो ड्रग्स हैं ना, असल में दे वेरी वेरी ट्रिकी, एंड आई वोंट सजेस्ट कि अगर आपके पास एक्सपर्ट सपोर्ट, सुपरविजन, रेफरल पाथवे, इमरजेंसी सपोर्ट नहीं है, तो यू शुडंट रियली गो डाउन दिस रूट, एंड इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन मैनेजिंग सच केसेस विदाउट सपोर्ट और सुपरविजन। नेक्स्ट, बट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन हियर नाउ। नेक्स्ट। इसी तरह जो अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, ये भी सिम्टम्स की उसकी ओपियाइड विड्रॉल के मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह अल्कोहल की डिपेंडेंस के लिए भी आप नैल्ट्रिक्सोन, डाइसल्फाम और एक्म्प्रोसेट को यूज़ करते हैं। You can have a look at these in more detail. In the interest of time, I just want to move to the next thing, जो कि आपके लिए ज़्यादा अहम होगी। Next, next. अब आपने पेशेंट्स देख लिए जो मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब आप उनको असेस करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसमें फिर तीन चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो ऑनगोइंग सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, या वो भी उसने अभी ही सब्सटेंस लेना बंद किया है और वो नॉन हार्मफुल यूज़ की तरफ जा रहा है, या वो लॉन्ग टर्म सेसेशन या नॉन हार्मफुल यूज़ की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कांटेक्ट जो है आपके साथ, वो डिपेंड करती है उसके हार्मफुल यूज़ के लिहाज से। अगर वन वन मंथ में उसे ज़रूर फॉलो करना ज़रूरी है इस तमाम चीज़ के लिए। और अगर उसे डिपेंडेंस है, तो उसे आपको शायद सेवरल टाइम्स पर वीक इन द फर्स्ट 2 वीक्स यूज़ करना पड़े, एंड देन वीकली इन द फर्स्ट मंथ। और फिर जब जो जो वो इम्प्रूव होता है, तो आप उसके साथ अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इन तीन डिफरेंट सिनेरियोज में फॉलोअप के, जबकि वो इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे, उसे सेल रिड्यूस हार्म की तरफ लेके जाएंगे, उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ वो जो आपकी स्टेजेस हैं, तमाम प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, डिसीजन, एक्शन, उन चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे थेरेपेटिक अलायंस कैसे बन सकती है। अगर उसने रिसेंटली रोका है, तो फिर आप उसके यूरिन टेस्ट से उसे कंफर्म करना चाहेंगे, उसको पॉजिटिव सपोर्ट देंगे, फीडबैक देंगे, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे, रिलैप्स प्रिवेंशन को ट्रीट करेंगे, साइकोसोशल सपोर्ट देंगे,
वो तमाम रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से रिलैप्स हो सकता है उन तमाम को एड्रेस करेंगे। और वो अगर लॉन्ग टर्म सेसेशन के ऊपर है तो अगेन आप यूरिन टेस्ट से कंफर्म करेंगे कि वो नहीं यूज़ कर रहा, उसको पॉजिटिव फीडबैक दें, उसे सपोर्ट दें उन तमाम रिस्क फैक्टर्स के अगेंस्ट जैसे कि जिसकी वजह से वो रिलैप्स कर सकता है, उसकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह अगर अरेंज कर सकते हैं इफ़ यू नो और इफ़ यू कैन सेट अप तो उसमें हेल्प करें। और फिर उनको लेस फ्रीक्वेंट रिव्यू चाहिए होगा। तो दिस इज़ अ फॉलो पैटर्न फॉर दीज पेशेंट्स। नेक्स्ट, अब आप ये देख लें कि हमने जब शुरू किया था तो हमने ये कहा था कि इमरजेंसी में वो इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल के साथ आ सकते हैं, और उसकी जब आप सारी असेसमेंट करते हैं तो फिर आप मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हमने हार्मफुल यूज, डिपेंडेंस, अल्कोहल, ओपियोइड, बेंजोडाइजेपिन, इन तमाम के 6 हमने मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स देखे हैं। साइकोसोशल इंटरवेंशंस में हमने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग को देखा है और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के हमने चार्ट देखे, और अभी हम फॉलोअप की डिस्कशन कर रहे थे जो 3 डिफरेंट सिनेरियोज में थी। नेक्स्ट, अच्छा अब मैं ना कोशिश करूँगा, टाइम हमारे पास थोड़ा है, कि किस तरह ये इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप में से किसी को जाना हो तो बिल्कुल वो जा सकते हैं और वो फिर इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं बाद में। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को ये मालूम हो, बिकॉज हैविंग टॉक टू यू मैनी ऑफ यू आई अंडरस्टैंड कि आप लोग इन मैनी केसेस यू आर वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन, सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू टू डिफरेंशिएट कि जब आपके पास इमरजेंसी में ऐसा कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है तो वो पेशेंट जो है ना वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से आ सकता है, उसे ओपियाइड ओवरडोजेज हो सकती है, वो अल्कोहल या किसी सेडेटिव के विड्रॉल से आ सकता है, वो किसी स्टिमुलेंट की वजह से आ सकता है, और वो किसी डिलीरियम के फेज में हो सकता है किसी विड्रॉल की वजह से सब्सटेंस यूज के। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है सब्सटेंस यूज की वजह से तो वो ओपियाइड्स, अल्कोहल, उसके बाद स्टिमुलेंट्स और फिर उसके बाद डिलीरियम, इनमें से कोई भी सिनेरियो हो सकता है। एंड वी विल ब्रीफली टच बेस ऑन ईच ऑफ दीज नाउ। नेक्स्ट, अब आपके पास पेशेंट आया इमरजेंसी में, आपने देखा कि वो सेडेटेड है या नहीं है। अगर वो सेडेटेड है तो फिर आप देखें कि वो अल्कोहल की वजह से हो सकता है, ओपियाइड्स की वजह से हो सकता है, और दूसरे सेडेटिव्स की वजह से हो सकता है जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स। अब आप जैसे हमें इमरजेंसी का प्रोटोकॉल पता है कि ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, और उसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना, उसे ऑक्सीजन देना, तो ये तो आपने इररिस्पेक्टिव हर केस में कर देना है। अब आप नेक्स्ट चीज़ ये करेंगे कि आप चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्सिव है, नहीं रिस्पॉन्सिव है, या रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो जाहिर है आपको उसकी वाइटल सपोर्ट तमाम की तमाम मेंटेन करनी है, उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है, उसे ऑक्सीजन देनी है, उसे IV फ्लूइड्स देने हैं। और ओरली जाहिर है आप कुछ भी नहीं देते क्योंकि एस्पिरेशन नमोनिया हो सकता है। और फिर आप उसे देखते हैं कि अच्छा वो कुछ रिस्पॉन्सिव हो और देखें। तो अब अगर वो इसी कंडीशन में है और आपने उसे बेसिक वाइटल क्रिटिकल सपोर्ट दे दी है, नेक्स्ट, तो फिर अब आप उसके प्यूपिल्स देखें। अब अगर वो पिन पॉइंट प्यूपिल्स हैं तो आपको पता चल गया कि ये ओपियाइड ओवरडोजेज है। तो अब आप उसको नेलोक्सोन देंगे 0.4 से 2 मिलीग्राम। ये आप IV, IM, इंट्रानेजल, सबकुटेनियस दे सकते हैं, और आप रेस्पिरेटरी सपोर्ट देखते रहते हैं, और फिर आप देखते हैं कि क्या उसने 2 मिनट के अंदर नेलोक्सोन ने काम किया और उसका ओपियाइड जो ओवरडोज था वो वापस रिटर्न हो गया या नहीं हो गया। और अगर वो रिटर्न हो गया है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये ओपियोइड ओवरडोजेज था। अब आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जान रखेंगे, उसे फुली रिकवर करेंगे, और फिर आप उसका फॉलो अप प्लान करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप उसे एक सेकेंड डोज नेलोक्सोन की देंगे, और फिर आप देखेंगे कि उसे क्या हुआ है, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। नेक्स्ट, अब अगर आपको ये लगता है कि ये पेशेंट जो है वो सेडेटेड नहीं था बल्कि वो ओवर स्टिमुलेटेड था, या एंशियस था, या एजिटेटेड है, तो अगर तो वो नहीं है ऐसा तो आप नीचे जा रहे हैं। अगर वो है तो अब आप उसमें देखें कि अच्छा पूछें उसकी जो हिस्ट्री है कि क्या उसने रिसेंटली स्टॉप किया है कोई सेडेटिव को, किसी ड्रिंकिंग को, या उसके अंदर कोई साइंस आ रहे हैं ऐसे जैसे कि ट्रेमर, स्वेटिंग, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर हाई होना, पेल्पिटेशंस या हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, एजिटेशन। अगर ये सब कुछ है तो फिर आप उसका अल्कोहल या बेंजोडाइजेपिन या सेडेटिव का विड्रॉल एक्सपेक्ट करते हैं इन तमाम साइंस एंड सिम्टम्स के साथ। और ये सारा सिम्टमेटिक होगा कि अगर वो पर्सन ट्रेमर्स हैं, स्वेटिंग है, वाइटल साइंस हैं, तो आप उसको बेंजोडाइजेपिन्स देंगे, डाइजेपाम 10 से 20 मिलीग्राम ओरली, और फिर आप उसे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करते हैं और डिटेल्ड असेसमेंट्स के लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि उसके सिम्टम साइन विड्रॉ वो हो जाएं। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर वो अल्कोहल विड्रॉल है तो फिर थायमीन आपको 100 मिलीग्राम डेली देना होगा उसे फॉर 5 डेज।
अब अगर आपको उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेपेटिक एंसेफलोपैथी है, जीआई ब्लीड है, हेड इंजरी है, तो आपको उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना चाहिए। अगर उसे सीजर्स हो रहे हैं तो आप उसे 10 से मिलीग्राम ओरली डायज़ेपाम दे सकते हैं या आईवी दे सकते हैं अगर वो अनकॉन्शियस है, या पीआर दे सकते हैं अगर आपको सीजर्स लग रहे हैं। इसी तरह डाइज आप डिलीरियम है तो फिर भी आप उसे डायज़ेपाम दे सकते हैं और हेलोपेरिडोल दे सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए डिलीरियम के सिम्टम्स को। नेक्स्ट। अब अल्कोहल के अलावा क्या चीज़ हो सकती है इस तरह के साइन सिम्टम्स के साथ? एक्यूट स्टिमुलेंट की इंटॉक्सिकेशन, जैसा कि कोकेन, एम्फिटामीन्स, और जिसमें आपको डायलेटेड प्यूपिल मिलेंगे, एजिटेशन, एंजाइटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, रेसिंग थॉट्स, रेस्ड पल्स एंड ब्लड प्रेशर। इनमें भी अगेन आपने उनको पहले डायज़ेपाम देना है ताकि उसे आप काम कर सकें और उसे स्लाइटली सिडेट कर लें। अगर वो इसको नहीं रिस्पॉन्ड करता तो आप इसको साथ फिर क्या देते हैं? हेलोपेरिडोल अप टू 5 मिलीग्राम ओरली या आईएम, और उसके सिम्टम्स को रिजॉल्व करते हैं और फिर आप डिटेल असेसमेंट करते हैं। इसी तरह अगर वो पेशेंट आपके पास एजिटेटेड एक्साइटेड ही आया है तो हो सकता है कि ये ओपियाइड विड्रॉल की हिस्ट्री हो। तो ओपियाइड, अल्कोहल, ये स्टिमुलेंट, इनमें से तीन चीज़ों को आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ हो सकती है एक्यूट विड्रॉल उसके अंदर ओपियाइड का। और डायलेटेड पिपल्स, मसल एक्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, और उसमें आप उसे मेथाडोन जो रिप्लेसमेंट होता है या बुप्रेनोर्फिन होता है, इसमें से आप दे सकते हैं। अब अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो जाहिर है यू हैव टू लुक एट अदर प्रायोरिटी मेंटल हेल्थ कंडीशंस एंड अदर मेंटल, न्यूरोलॉजिकल एंड सब्सटेंस यूज कंडीशंस। गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर हुदा। तो अगर वो कंफ्यूज नज़र आ रहा है तो वो हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो सकता है, कोई एंसेफ्लोपैथीज की वजह से हो सकता है, हेपेटिक एंसेफ्लोपैथी की वजह से हो सकता है, कोई से स्ट्रोक का इंसिडेंट हो सकता है। तो डू नॉट फॉरगेट दोज थिंग्स, मतलब आपको ये भी अहम है कि असेस करें इन तमाम चीज़ों पे, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप इसको फौरी तौर पे स्पेशलिस्ट केयर के अंदर लेके जाएं। नेक्स्ट। आ, अब अगेन उसी वो स्टिमुलेंट्स के अंदर अगर आपको हिस्ट्री स्टिमुलेंट्स की मिल रही है तो लार्जली इन तमाम चीज़ों में जब कोई पेशेंट अगर इरिटेटेड और एजिटेटेड आता है तो आपको उसको काम करना है जो आप नॉर्मली डायज़ेपाम से करते हैं, और साइकोटिक सिम्टम्स डायज़ेपाम को ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आप हेलोपेरिडोल ऐड करते हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हैं उन तमाम के लिए जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है वो यही होती है। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड द पेशेंट के इसके जो सिम्टम्स हैं अभी वो किस वजह से हैं। नेक्स्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई थिंक क्यू एन ए मैंने काफ़ी सारे एड्रेस कर दिए थे। आई डोंट थिंक अभी कोई और क्यू एन ए रहता है। एनीथिंग एल्स डॉक्टर हुदा, व्हाट इज नेक्स्ट? आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसमें ज़्यादा चीज़ें सादा हैं लेकिन कुछ कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत सादा चीज़ें हैं। आई इनकरेज यू कि आप इन स्लाइड्स को एक दफ़ा ज़रूर देखें, लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुने तो यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इन तमाम कैटेगरीज से गुजरना होगा, देखना होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी you can put them in and I can respond. Otherwise, back to you, Dr. Huda. जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान। रिमाइंडर फॉर ऑल द डॉक्टर्स के आप जो अपना पोस्ट सेमिनार फीडबैक है वो कल 1 बजे तक जमा करा दें गूगल क्लासरूम से, और साथ ही जो फीडबैक फॉर्म है वो भी। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी कि एज यू ऑल नो कि इंशाल्लाह 30 दिसंबर को वी आर प्लानिंग टू हैव लास्ट इन पर्सन सेमिनार। तो वी वुड अप्रिशिएट कि जो पिंडी इस्लामाबाद से जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उसको इन पर्सन ज्वाइन करें, और जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म फिल नहीं किया हुआ वो फिल करके हमें भेज दें। हम इन पर्सन भी पिंडी इस्लामाबाद से जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको कांटेक्ट करेंगे, एंड वील ट्राई टू सॉर्ट सम वे कि हम उनको किसी पिकअप पॉइंट से पिक करा लें और लेकर आएं। और एक और अनाउंसमेंट ये है कि हमारा ये जो इन पर्सन सेमिनार है ये शिफा तामीर मिलत की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके मेन कैंपस में होगा जो कि मंदरा में लोकेटेड है। और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स ने तो अपनी विलिंगनेस शो की है, और जो पिंडी इस्लामाबाद से हैं वी वुड प्रेफर कि वो ज़रूर इन पर्सन उसमें शामिल हो।
सो आज का जो ट्रेनिंग सेमिनार था इसमें हमने सारा कोर सिम्टम्स, कॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ सब्सटेंस मिसयूज डिसऑर्डर्स के इम्पैक्ट को के बारे में पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया हाउ टू परफॉर्म असेसमेंट्स फॉर सब्सटेंस मिसयूज, recognize when and how to manage a person with substance misuse, outline the initial treatment for substance misuse, and learn how to plan and perform follow up for substance misuse disorder. Once again, a reminder to fill out the feedback form also and submit it by tomorrow 1 p.m. So anything else, Dr. Usman, from your side, or we can close this? Yes, I would like to re-emphasize कि जो आपने कहा, yeah, I would really look forward to seeing you, as many of you, or it's not just, the invitation is not just for Rawalpindi and Islamabad. अगर आप कोई nearby area से भी हैं तो आप, you're most welcome to come over and join us, and we'll love to see you and discuss with you. Thank you so much, Dr. Usman. So this brings an end to our 8th seminar. So hope to see you inshallah in person also, and until we meet next Saturday. जी, और एक ये है कि ये सेमिनार इन पर्सन भी होगा, और साथ वो लोग जो इसको इन पर्सन नहीं अटेंड कर सकते, ये उनके लिए ऑनलाइन भी है. सो डोंट वरी, फॉर दोज हु आर फार फ्रॉम पिंडी इस्लामाबाद, दे कैन जॉइन अस ऑनलाइन ऑल्सो. So thank you so much, or have a nice Sunday, inshallah.